हेलो। हाय सर, कैसे हैं आप बच्चों? सर बहुत अच्छे हैं जी साहब। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है असेसमेंट प्रोसीजर। क्या स्टार्ट करते हैं? असेसमेंट प्रोसीजर का टॉपिक साहब। सर 10 पेज का चैप्टर है जी साहब। लेकिन एक चीज़ बताऊं आपको, इसमें ना बड़ी आसान आसान सी बातें हैं और बेसिकली आपको ना ये एक तरह से याद करना है। तो याद करने वाला चैप्टर है आपका, ठीक है। बहुत कुछ समझाने को नहीं है, प्रोसीजरल पार्ट है कि आखिर रिटर्न किसने किसने भरनी है, कब भरनी है, कैसे भरनी है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई आपको मिलेंगी, ठीक है जी साहब। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला, हाँ जी, तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर मतलब जो आपने रिटर्न भरी है, मतलब असेसमेंट कैसे करना। असेसमेंट मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तो उसको करने के क्या तरीके हैं। अरे ये असेसमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक कर लेंगे इसको आप लोग, ठीक है। असेसमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है और सबसे बड़ी बात है कि हेडिंग में गलत लिखी है, ठीक है साहब। चलिए कोई बात नहीं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम की फाइलिंग कब, क्या, कैसे, वो देखना है हमें। लिखा है हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। किसे रिटर्न भरनी जरूरी है? इनकम टैक्स रिटर्न किसे भरना जरूरी है? कहते हैं अगर कंपनी है तो फिर आपके लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो फिर आपके लिए कंपलसरी है। अगर एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो भी आपके लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है, ठीक है। और अगर कोई अदर एसएससी है तो जीटीआई अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उसके लिए कंपलसरी रिटर्न फाइलिंग है। क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्सन की ग्रॉस टोटल डिडक्शन देने के बाद जो नेट इनकम आती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, टोटल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? ग्रॉस टोटल इनकम की। यानी पांचों हेड की इनकम जोड़ दीजिए और अगर जोड़ने के बाद आपकी जो इनकम आ रही है ग्रॉस टोटल इनकम वो अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपके लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है साहब जी सर। आगे लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई एज पर 4th and 5th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। क्या लिखता है देखिएगा। लिखते हैं साहब कि रेजिडेंट है अदर देन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अब ये कहां पढ़ने को मिलेगा? ये आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में मिलेगा, ठीक है ना। क्या कहां मिलेगा? रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में, ठीक है। तो लिखा हुआ है रेजिडेंट अदर देन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अदर देन RNOR, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? रेजिडेंट अदर देन RNOR, ठीक है। तो उसके मैंने दो पार्ट किए। पहला पार्ट किया मैंने ए, दूसरा पार्ट किया मैंने बी। ए में क्या लिखा है? बेनिफिशियल ऑनर ऑफ एनी असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या फिर रेजिडेंट हैज साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अगली बात बी, बेनिफिशियरी ऑनर ऑफ एनी असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सर ये तो एक जैसी बातें लिखी हुई हैं जी साहब, एक जैसी बातें लिखी हुई हैं। सुनिएगा फिर से क्या लिखते हैं। लिख रहे हैं कि अगर कोई अगर कोई रेजिडेंट है, अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है, ठीक है, तो ए पार्ट, और वो बेनिफिशियल ऑनर है किसी भी असेट का जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है, ठीक है। उस असेट में क्या शामिल होगा? कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी शामिल होगा, ठीक है। डिवेंचर वेंचर की बात हो रही है। अच्छा, या फिर उस पर्सन के पास अगर कोई साइनिंग अथॉरिटी है किसी भी अकाउंट जो आउटसाइड इंडिया है उसमें, तो भी वो रेजिडेंट जो है उसके लिए कुछ बातें कहेंगे। आगे क्या कहते हैं? बेनिफिशियरी, अगर वो रेजिडेंट बेनिफिशियरी है किसी भी असेट जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है तो उसके बारे में भी कोई वो प्रोविजन लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इफ इनकम हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पर्सन ए देन पर्सन बी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। कुल मिला के क्या लिखा हुआ है? लिखा है साहब कि अगर आप कोई बेनिफिशियल ऑनर हो, कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर आपका किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो पर्सन बेनिफिशियल ऑनर है। सर बेनिफिशियल ऑनर का क्या मतलब होता है? बेनिफिशियल ऑनर का मतलब ये होता है कि साहब उस जो भी असेट है उसका बेनिफिट आपको आना है, ठीक है।
उसका बेनिफिट आपको डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली कैसे भी हो, उस अगर असेट का बेनिफिट आपको आना है तो यू आर द बेनिफिशियल ऑनर। कुल मिला के मतलब क्या है, हो सकता है कि कोई डिवेंचर हो जो किसी थर्ड पर्सन के नाम पे हो, बट उसका इंटरेस्ट, उसको बेचने पे आने वाला जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको अगर आएगा तो भले वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, डेट विल बी ट्रीटेड एज, आप क्या माने जाओगे, बेनिफिशियल ऑनर माने जाओगे उस असेट के। जी साहब, बात समझ में मुझे आती है। तो कहते हैं अगर आप बेनिफिशियल ऑनर है किसी भी फाइनेंशियल एसेट का जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, या फिर आपके पास किसी प्रकार की साइनिंग अथॉरिटी है किसी भी अकाउंट में, इंडिया के बाहर आपने किसी बैंक में कोई अकाउंट मेंटेन किया हुआ है जहां पे आपकी साइनिंग अथॉरिटी है, ठीक है, तो अगर आपका साइनिंग अथॉरिटी है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर वो पर्सन क्या है, रेजिडेंट है, निवासी यहाँ का है और उसका कोई फॉरेन में कोई असेट है जिसमें उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, यानी कि वो बेनिफिशियल ऑनर है, या फिर उसकी कोई साइनिंग अथॉरिटी है, उसके पास किसी भी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया में, तो ऐसे रेजिडेंट का जो इंडिया में रह रहा है उसके लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। अच्छा, इसके अलावा कोई पर्सन जो कि बेनिफिशियरी है, कोई पर्सन जो कि बेनिफिशियरी है, ठीक है ना, किस चीज का बेनिफिशियरी है, किस चीज का, किसी भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया का, तो कहते हैं कि अगर उसको भी रिटर्न, और वो भी रेजिडेंट अगर यहाँ पे है तो उसको भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर पर्सन ए, असेट वही है, असेट वही है और उसका एक बेनिफिशियल ऑनर भी है और एक बेनिफिशियरी भी है, एक बेनिफिशियल ऑनर भी एक बेनिफिशियरी भी है, और अगर बेनिफिशियल ऑनर ने अपनी रिटर्न भर दी तो फिर बेनिफिशियरी को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेनिफिशियरी को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। जी साहब, अब ये असल में ना फाइनल लेवल की बातें हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ, ठीक है, एक बार को बस मैंने पढ़ा दिया क्योंकि लिखा था मैंने, तो इसलिए मैंने बता दिया कि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने पढ़ाया नहीं। अब देखिए क्या कहते हैं, मीनिंग ऑफ बेनिफिशियल ऑनर एंड बेनिफिशियरी। इधर लिखा उन्होंने बेनिफिशियल ऑनर, इधर लिखा इन्होंने बेनिफिशियरी। कहते हैं एन इंडिविजुअल हु हैज प्रोवाइडेड कंसिडरेशन फॉर द असेट फॉर इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। कोई भी इंडिविजुअल हु हैज प्रोवाइडेड, जिसने प्रोवाइड किया है कंसिडरेशन, किसी भी कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, ठीक है ना, कंसिडरेशन प्रोवाइड किया है फॉर द असेट, फॉर इमीडिएट, चाहे किसी असेट के लिए कंसिडरेशन दिया है, चाहे अभी यूज करने के लिए, चाहे फ्यूचर में यूज करने के लिए, किसके द्वारा यूज किए जाने के लिए, चाहे खुद या किसी और पर्सन के द्वारा यूज किए जाने के लिए, तो उस इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे, किसी असेट के लिए आपने कंसिडरेशन दिया है, ठीक है, चाहे आज यूज करने के लिए, चाहे फ्यूचर में यूज करने के लिए, चाहे खुद यूज करने के लिए, चाहे कि आपने किसी अपने बच्चों के यूज करने के लिए, सपोज कीजिए एनी अदर पर्सन, उसके लिए अगर यूज करने के लिए आपने कोई कंसिडरेशन पे किया है तो वो इंडिविजुअल बेनिफिशियल ऑनर कहलाएगा। अब कहते हैं एन इंडिविजुअल हु डिराइव्स बेनिफिट फ्रॉम द असेट बीइंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड द कंसिडरेशन फॉर सच एसेट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन सच बेनिफिशियरी। बात समझ में आती है? कुल मिला के आपने कंसिडरेशन दिया तो यू आर द बेनिफिशियल ऑनर, और आपने कंसिडरेशन मतलब उसका बेनिफिट किसी और को जाना है लेकिन आपने कंसिडरेशन नहीं दिया तो यू आर द बेनिफिशियरी। तो वही बात लिखी थी कि अगर बेनिफिशियल ऑनर ही रिटर्न भर दे रहा है तो बेनिफिशियरी को भरने की जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए यहाँ पापा हैं, पापा ने फॉरेन में एक असेट खरीदी है, पापा ने फॉरेन में एक असेट खरीदी है, फॉरेन की किसी कंपनी एप्पल का डिवेंचर खरीदा है, पापा यहाँ पे रेजिडेंट हैं, ठीक है, अब एप्पल का डिवेंचर उन्होंने खरीदा है, कंसिडरेशन उन्होंने पे किया है, ठीक है, तो ही इज द बेनिफिशियल ऑनर। और अब यहाँ पे बात हो रही है कि किसको रिटर्न भरनी है, तो कार्य से पापा को रिटर्न भरनी है, या पापा के पास अगर कोई साइनिंग अथॉरिटी है किसी अकाउंट जो कि लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, तो उस अगर ऐसा कुछ है तो उनको रिटर्न भरनी जरूरी है। अच्छा, लेकिन जो डिवेंचर पापा ने खरीदा है वो अपने बच्चों के बेनिफिट के लिए खरीदा है, सारे बेनिफिट बच्चों को जाते हैं, तो बेनिफिशियरी कौन है, बेनिफिशियरी इज द बच्चा लोग, बच्चा लोग बेनिफिशियरी है। तो कहते हैं बेनिफिशियरी, क्या बच्चों ने कोई कंसिडरेशन पे किया, कहते हैं नहीं, तो वो बेनिफिशियरी है। लेकिन अगर पापा ने, बेनिफिशियल ऑनर ने ही रिटर्न भर दिया तो बेनिफिशियरी को किसी प्रकार की रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है साहब। ठीक है, बात समझ में आती है? जी सर, ये फाइनल लेवल का बात था सर, बहुत ज्यादा दिमाग आप नहीं लगाएंगे, मैंने पढ़ाने को पढ़ा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न कब भरनी है। तो यहाँ लिखा है टाइप ऑफ असेसी, किस किस तरह के टाइप हैं असेसी के वो, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, किसको कब भरनी है वो बात सुनिएगा। कहते हैं असेसी हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग एक चैप्टर आएगा आपका सीए फाइनल में, ठीक है, 92E सेक्शन है 92E। तो कहते हैं अगर ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब क्या होता है, फॉरेन में कुछ सामान उमान लेन देन में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो उसको बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। तो कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग
का अगर केस है और आपको assessee is required to furnish report of transfer pricing under section 92E, तो फिर उसके लिए 30th नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है। असेसमेंट ईयर की 30 नवंबर को आपको रिटर्न भरनी है। कंपनी अगर है तो आपके लिए 30 सितंबर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी का ऑडिट कंपल्सरी होता है, ठीक है। और इसके अलावा असेसी हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ के तहत अगर आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करानी है तो आपके लिए 30 सितंबर है। कहते हैं वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म हुज अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, कहते हैं कोई फर्म है जिसकी ऑडिट होनी है, किसकी ऑडिट होनी है? फर्म की। तो ऐसी फर्म के कोई फर्म है जिसकी ऑडिट होनी है, ऐसी कोई फर्म है जिसकी ऑडिट होनी है, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म जिसकी ऑडिट होनी है, तो उसके जो वर्किंग पार्टनर हैं, स्लीपिंग नहीं, वर्किंग पार्टनर हैं, उनके लिए भी रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या होगी? 30 सितंबर होगी जी साहब। और इसके अलावा जो अदर असेसी बच गए उनके लिए 31 जुलाई लास्ट डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की। अब मैं बता दूं रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट होती है 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले 31 जुलाई, ये किसके लिए है? इंडिविजुअल्स के लिए। जैसे कोई इंडिविजुअल है मेरे जैसे, आप जैसे लोगों के लिए जिसका कोई ऑडिट नहीं है, 44 AD में भर दे रहे हैं, सैलरी की इनकम है, ऐसे टाइप की किसी भी तरह की, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ऑडिट कंपल्सरी नहीं है, तो कहते हैं इनके लिए 31 जुलाई। अच्छा, जिस भी पर्सन की ऑडिट कंपल्सरी है, ठीक है, कंपनी की ऑडिट कंपल्सरी है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म अगर उसकी ऑडिट होनी है तो वो, और उसके वर्किंग पार्टनर उनका भी ले लिया मैंने बात यहाँ पे, इनकी भी ऑडिट होनी है, ठीक है। या फिर कोई भी एसएससी जिसको किसी भी लॉ के तहत अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट कराना है तो उसके लिए 30 सितंबर डेट है। और जो 92E के अंदर किसी प्रकार मतलब सीए की रिपोर्ट सेक्शन 92E के तहत अगर उसको सीए की रिपोर्ट देना जरूरी है, ट्रांसफर प्राइसिंग का कुछ केस वेस किया है उसने, तो उस केस में 30 नवंबर उसके लिए लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग होता है। जी सर, समझ में आया। अब बात करते हैं, एक सेक्शन आता है सेक्शन 139(1)(a), ऑप्शन टू फर्निश रिटर्न टू एम्प्लॉयर, बल्क रिटर्न की बात हो रही है। कह रहे हैं सैलरीड असेसी, सबसे पहली बात क्या लिखा हुआ है? सैलरीड असेसी कैन फाइल देयर रिटर्न टू एम्प्लॉयर। सैलरीड असेसी चाहे मतलब सैलरी एम्प्लॉय लोग चाहें तो अपने एम्प्लॉयर को रिटर्न भर सकते हैं। एंड देन द एम्प्लॉयर शैल फर्निश सच रिटर्न इन बल्क टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय लोग ले जाके अपनी रिटर्न मतलब अपनी सारी जानकारी किसको दे दें? एम्प्लॉयर को दे दें। अब एम्प्लॉयर क्या करेगा? सबकी जानकारी इकट्ठा करेगा, फॉर्मेट्स भरेगा और इकट्ठा ले जाकर डिपार्टमेंट में दे देगा कि मेरे विभाग में जितने कर्मचारी काम करते हैं उनका ये ब्यौरा है, ये रिटर्न भर के किनारे। बात समझ में आती है? तो इस प्रकार से एम्प्लॉयर चाहे तो बल्क रिटर्न भर सकता है। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल साहब। आगे सुनेगा सेक्शन 139(1)(b), रिटर्न थ्रू कंप्यूटर रीडेबल मीडिया, ई फाइलिंग की बात होती है। कहते हैं दिस सबसेक्शन अनेबल द टैक्स पेयर टू फाइल हिज रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक ही रिटर्न जा रही है, ठीक है, अब तो सारी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक जा रही है। जब तक कि आपका अगर केस वेस लगता है ना कभी सेक्शन 1, चलो मैं जिक्र करता 143(3) में, 148 में, रेड वेट की केस में, तो कई बार वहाँ पे आपका ऑफलाइन असेसमेंट भी होता है तो आपको ऑफलाइन रिटर्न भरनी पड़ती है, फिर मैनुअली जैसे पहले होता था रसीद कटानी पड़ती है। कहते हैं इट प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू बोथ कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट असेसी, ठीक है। तो अभी सब रिटर्न फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिकली है, तो नॉट सच वेरी रेलिवेंट सेक्शन, कोई सा खास सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी रिटर्न फाइलिंग आपकी इलेक्ट्रॉनिकली होती है। सेक्शन 139(1)(c) क्या कहता है? रिटर्न ऑफ लॉस। एज पर सेक्शन 80 पीजीबीपी लॉस, कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन का लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड इफ रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न गिवन अंडर सेक्शन 139(1). क्या ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है? 31 जुलाई, 30 सितंबर और 30 नवंबर, ये ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है। अगर आपने इसके बाद रिटर्न फाइल की है, इसके बाद अगर रिटर्न आपने फाइल की है, लेट फाइल की है, तो फिर आप अपना पीजीबीपी का और कैपिटल गेन का अगर कोई लॉस है, अगर प्रॉफिट है तो बात ही खत्म, लेट फाइल करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको लॉस हुआ है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। However, even if return of income is filed late, आपने भले लेट फाइल किया हो या लेट फाइल ना किया हो, ठीक है, या आपने लेट फाइल किया हो या फिर आपने फाइल ही ना किया हो, नॉट फाइल्ड एट ऑल, आपने फाइल ही ना किया हो,
अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है इन्फिनिटली, मतलब उसको आप जितने भी नंबर ऑफ ईयर चाहो उतने समय के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन पीजीबीपी का लॉस और कैपिटल लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की है, ड्यू डेट के बाद फाइल की है, तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। सर व्हाट अबाउट 35 AD वाले बिजनेस के लिए? उसके लिए भी रिटर्न फाइलिंग आपकी मैंडेटरी है। रीजन वाई, वो पीजीबीपी हेड में ही तो है 35 AD सेक्शन, पीजीबीपी में ही तो है, तो पीजीबीपी का लॉस है या फिर 35 AD का लॉस है, तो सेम बात होती है। अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की है तो फिर आप उसके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिएगा, कुछ नोट्स लिखते हैं। लिखे हैं लॉस कैन बी सेट ऑफ इवन रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। अच्छा, लॉस कैन बी सेट ऑफ, कैरीड फॉरवर्ड लॉस नहीं लिखा है, क्या लिखा है? लॉस कैन बी सेट ऑफ, यानी कि अगर आपने इसी साल लॉस हुआ है आपको किसी अदर हेड से या किसी अदर सोर्स से, तो क्या उसको हम इस साल सेट ऑफ कर सकते हैं? अगर हमने रिटर्न लेट फाइल की है तो बिल्कुल आप इस साल आप कर सकते हैं, भले आपने लेट रिटर्न फाइल की है। कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न इज फाइल्ड लेट और नॉट फाइल्ड एट ऑल। ये बात आपको पता है। हाउस प्रॉपर्टी मैंने लिखा भी था, हाउस प्रॉपर्टी अभी सेट ऑफ पढ़ाया तो मैंने आपको पिछला चैप्टर वहां पे लिखा था कि हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के कोई भी आपका किसी भी हेड में इनकम हो आपकी, ठीक है, तो वहां पे आपको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। और सेम विद द अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को भी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। लिखा है लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD ऑल्सो कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड इफ रिटर्न इज फाइल्ड लेट। ये मैंने बता दिया आपको, क्योंकि वो पीजीबीपी हेड के ही अंदर आता है। और सेक्शन 80 क्या कहता है? पीजीबीपी का लॉस हो या क्या हो, कैपिटल गेन का लॉस हो, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की है। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल साहब, बात समझ में आती है। एज पर सेक्शन 80, रिटर्न ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन द ईयर इन विच द लॉस वॉज इंकर्ड एंड नॉट इन द ईयर इन विच कैरिड फॉरवर्ड लॉस इज बीइंग क्लेम्ड फॉर बीइंग सेट ऑफ। क्या लिखा हुआ है? एज पर सेक्शन 80, return of income is filed in return of income is required to be filed in the year in which loss was incurred। जिस साल आपको लॉस हुआ है उस साल की रिटर्न आपको टाइमली फाइल करना जरूरी है लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाने के लिए। लेकिन आपने उस साल अगर रिटर्न टाइमली फाइल कर दी और लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लिया, तो जिस साल आप कैरी फॉरवर्ड हो गया, अब अगले साल उस कैरीड फॉरवर्ड लॉस को क्लेम करने के लिए क्या रिटर्न का टाइमली फाइल होना जरूरी है? कहते हैं नहीं, उस साल आपको क्लेम जिस साल आप कर रहे हैं उस साल की भी रिटर्न आप टाइमली फाइल करो, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, आगे सुनिएगा क्या कहते हैं। लिखा है एज पर सीबीडीटी सर्कुलर आया साहब सीबीडीटी का, तो किसके बेनिफिशियल होगा? ये असेसी के बेनिफिशियल हो सकता है। और डिपार्टमेंट के लिए तो ये बाइंडिंग है, डिपार्टमेंट के लिए बाइंडिंग है, असेसी के लिए बाइंडिंग नहीं है। और जनरली ये असेसी के लिए बेनिफिशियल होता है, बट अगर नहीं होता है बेनिफिशियल तो इसको इट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। ठीक है, इस बातें मैंने आपको पहले बता रखी हैं। चलो आगे बात करते हैं। सीबीडीटी सर्कुलर ये है कि लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड after the due date of filing of return if there was sufficient cause for such delay and the delay is condoned by। अगर 10 लाख तक का लॉस है तो आपको सीआईटी यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वो आपको क्या प्रोवाइड कर दे? कंडोन मतलब माफी दे दे। और आपके पास जो जो डिले हुआ है, जो लेट फाइलिंग आप कर रहे हो, डिले का अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है, आपके पास डिले हो जाने का सफिशिएंट कॉज है, ठीक है, और उस सफिशिएंट कॉज को देखते हुए अगर पीसीआईटी या सीआईटी कंडोन कर देते हैं, माफ कर देते हैं आपको, तो 10 लाख तक के लिए किसके पास जाना है आपको? सीआईटी पीसीआईटी के पास। अच्छा, 10 से ऊपर का लॉस है, 50 लाख तक का लॉस है, तो आपको सीसीआईटी यानी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जाना है। और अगर 50 लाख से ऊपर का लॉस है तो फिर साहब आपको बोर्ड ही मदद कर सकता है, सीबीडीटी ही आपकी मदद कर पाएगी। जी साहब, बात समझ में आती है? अब आ जाइए सेक्शन 139(4) की तरफ। बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड मतलब लेट हो गया साहब, लेट हो गया। बिलेटेड से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे होता है, वैसे बिलेटेड रिटर्न होती है। कहते हैं इफ असेसी फेल्स टू फाइल रिटर्न अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न देन ही कैन फाइल बिलेटेड रिटर्न विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट। वो बिलेटेड रिटर्न भर सकता है क्या? बिल्कुल। अच्छा,
अभी आपने सर बोला कि अरे मैंने ये थोड़ी बोला कि रिटर्न नहीं भरी जा सकती है, रिटर्न भरी जा सकती है, लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। पीजीवीपी और कैपिटल गेन का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगर आपने रिटर्न लेट भरी है। लेकिन रिटर्न लेट कब कही जाएगी? रिटर्न लेट कही जाएगी जब आपने ड्यू डेट आपको पता है 31 जुलाई, 30 सितंबर और 30 नवंबर, यही 3 डेट है। इसके बाद आपने भरी, लेकिन कब तक भरी? तो कहते हैं इसके बाद अगर आपने भरी बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो कहते हैं बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। सुनो मेरी बात, यानी बिलेटेड कब तक कही जा सकती है? मेरी बात सुनिएगा, मैं कह रहा हूं ये है पीरियड आपका 1/4/18 से 31/3/19। ठीक है, ये पीरियड है। तो मैं कह रहा हूं 1/4/18 से 31/3/19, ये कौन सा ईयर है? 18-19 है सर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इसकी रिटर्न आपको कब तक भरनी है? सपोज कीजिए इंडिविजुअल का केस है तो 31 जुलाई तक आपको भरना है। 31 जुलाई कब? ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी 31 जुलाई 2019 तक भरनी है। तो अब कह रहे हैं कि साहब बिलेटेड रिटर्न कब तक भरी जा सकती है? तो कहते हैं बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अच्छा, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कब खत्म होगा? कब खत्म होगा सर? वो खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। 31 मार्च 2020 को खत्म होगा। तो इस डेट के पहले पहले आप रिटर्न भर दो तो आपकी रिटर्न एक्सेप्ट कर ली जाएगी, ऑल्दो वो बिलेटेड होगी जिसमें आप पीजीवीपी और कैपिटल गेन का लॉस आप नहीं क्लेम कर पाओगे। ठीक है, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, सॉरी क्लेम कर पाओगे। अगर इसी साल का लॉस है तो क्लेम कर पाओगे, लेकिन अगर कोई लॉस अनएब्सॉर्ब्ड रह गया, अनएडजस्टेड रह गया, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। अच्छा, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का क्या मतलब? असेसमेंट होता है, डिपार्टमेंटल असेसमेंट होता है। कई बार डिपार्टमेंट आपका केस सेलेक्ट कर लेता है। हो सकता है कि इस डेट के पहले ही आपका केस डिपार्टमेंट ने सेलेक्ट कर लिया और असेसमेंट कर दिया। ठीक है, तो कहते हैं इन दोनों लिमिट में से जो भी पहले, अब अगर डिपार्टमेंट ने आपका केस सेलेक्ट करके असेसमेंट कर दिया, ठीक है, तो फिर बिलेटेड का क्या मतलब रह जाएगा? तो कहते हैं कि बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। और मैक्सिमम जगह आपको यही देखने को मिलेगा, डिपार्टमेंट इतना जल्दी असेसमेंट नहीं करता है। तो मेनली आपको पहली लिमिट जो है कि बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, वही आपको मिलेगा। ठीक है, जो भी असेसमेंट ईयर है। 18-19 का असेसमेंट ईयर क्या है? 19-20। तो 19-20 खत्म कब होगा? 31/3/20 को। तो 31/3/20 के पहले आप रिटर्न भर दीजिए। ये रिटर्न बिलेटेड होगी बट रिटर्न भरी जा सकती है और वैलिड होगी। ठीक है साहब, अब बात करते हैं सेक्शन 139(5) की रिवाइज रिटर्न। देखिएगा 139(5) रिवाइज रिटर्न की बात करते हैं। सेक्शन 139(5) रिवाइज रिटर्न कहते हैं एनी पर्सन हु हैज फाइल्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), 139(3), 139(4। ठीक है, 139(1) नॉर्मल रिटर्न भरी आपने अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। 139(3) आइए ऊपर जरा दिखाते हैं आपको 139(3) किस चीज की रिटर्न थी। लिखा नहीं है, 139(4) चालू कर दिया मैंने। एक्चुअली क्या होता है 139(3) जो होती है आपकी, वो आपकी जैसे बहुत सारे पर्सन के टाइप है ना, मैंने बताया कि इंडिविजुअल होता है, इसके अलावा एओपी, बीओआई, एजेपी ये भी होते हैं। इसके अलावा कंपनी होती है, पार्टनरशिप फर्म होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ट्रस्ट होती हैं। ठीक है, तो उन सबको रिटर्न कब कैसे क्या भरनी है, किसके लिए मैंडेटरी है नहीं है, वो सारी चीज़ें 139(3) में लिखी हुई है, तो उसको यहाँ पर ले लिया है। तो कहते हैं एनी पर्सन जिसने रिटर्न फाइल की है 139(1) में या 139(3) में, या फिर उसने बिलेटेड रिटर्न भरी है 139(4) में, इफ डिस्कवर एनी ओमिशन, अगर वो डिस्कवर करता है किसी प्रकार की गलती हो गई है, ओमिशन मतलब छूट गया है, मतलब गलती नहीं हुई है, छूट गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट, अब गलती हो गई है, कुछ गलत लिखा गया रिटर्न में हमारे, इन सच आरओआई रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड अर्लियर, जो कि उन्होंने पहले भरी थी, देन सच पर्सन कैन फाइल रिवाइज रिटर्न विद इन फॉलोइंग टाइम लिमिट। अब वो पर्सन क्या कर सकता है, उस रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। अच्छा, वो रिटर्न रिवाइज करने का टाइम लिमिट क्या है? फिर से वही बात, बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, यानी दोनों के लिए लिमिट सेम है। यानी इसको भी कब तक रिवाइज कर सकते हैं? 31 मार्च। बिलेटेड हो, आपने टाइमली रिटर्न भर दी, ड्यू डेट तक रिटर्न भर दी, ठीक है, ड्यू डेट तक रिटर्न 31 जुलाई तक भर गई, तब भी कब तक उसको आप रिवाइज कर सकते हो? 31 मार्च 20 तक। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपने सर आपसे रिटर्न लेट हो गई,
रिटर्न आपसे लेट हो गई, ठीक है साहब, मैंने भरी सपोज कीजिए जुलाई के बाद अगस्त में भरी, तो भी आप उसको 31 मार्च 20 तक रिवाइज कर सकते हो, लेकिन 31 मार्च 20 के बाद उस ईयर के रिस्पेक्ट में आप रिटर्न नहीं भर सकते। बात समझ में आती है? तो अब प्रश्न ये उठता है, क्या बिलेटेड रिटर्न रिवाइज हो सकती है? अरे साहब बिल्कुल हो सकती है। ऊपर क्या लिखा था मैंने? ऊपर क्या लिखा था मैंने? 139(4) का जिक्र है कि नहीं यहाँ पे? तो क्या बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज करने दे रहा है लॉ? बिल्कुल दे रहा है। कहते हैं बिलेटेड रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139(4) कैन ऑल्सो बी रिवाइज अंडर सेक्शन 139(5). द रिवाइज रिटर्न सब्सटीट्यूट ओरिजिनल रिटर्न फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। अच्छा, अब क्या कहने का मतलब है, जो रिवाइज रिटर्न सर भरा मैंने वो किस दिन को भरा हुआ माना जाएगा? तो कहते हैं जिस दिन पिछली रिटर्न भरी थी, अर्लियर रिटर्न, उसी को ये सब्सटीट्यूट कर देगा। अब ये आ जाएगा, बात समझ में आ रही है? ये रिटर्न इस दिन भरी हुई थी पुरानी वाली, अब नई रिटर्न जब आप भरोगे तो ये रिटर्न आपकी पिछली रिटर्न को सब्सटीट्यूट करेगी, इसको ये हटो और ये आ जाएगा, और इसी डेट से आ जाएगा। बात समझ में आती है क्या? ओरिजिनल रिटर्न की डेट से रिवाइज रिटर्न भरी हुई मानी जाएगी। अच्छा, लिखते हैं असेसी कैन रिवाइज रिटर्न एनी नंबर ऑफ टाइम विद इन द टाइम लिमिट। कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं सर? तो कहते हैं कितनी बार भी, यानी क्या रिवाइज को भी रिवाइज किया जा सकता है? बिल्कुल, रिवाइज को भी रिवाइज किया जा सकता है। कहते हैं अ रिटर्न, लेकिन कई बार रिवाइज करने से ना डिपार्टमेंट को डाउट हो जाता है कि भैया बार बार रिवाइज क्यों कर रहा है, जरूर कुछ बात होगी, समझ रहे हो? तो वो चीज है, तो कई बार क्या होता है, स्क्रूटनी लग जाती है, तो इसलिए ज्यादा रिवाइज नहीं करने का, ठीक है। अ रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड इवन आफ्टर रिसीविंग इंटीमेशन और रिफंड अंडर सेक्शन 143(1), ठीक है, बिकॉज अंडर सेक्शन 143(1) इट इज नॉट कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। अब क्या होता है ना, जब आप रिटर्न भरते हो, ठीक है, अब 143(1) आपने पढ़ा नहीं क्योंकि आगे का सेक्शन है, मैं बता देता हूं आपको। जब आप रिटर्न भरते हो तो उस रिटर्न की ना प्रोसेसिंग करता है, कौन करता है? कंप्यूटर उसको चेक करता है प्राइमरली, ठीक है, प्राइमरली सबसे पहले उसको कंप्यूटर चेक करता है। तो कंप्यूटर 100% रिटर्न को चेक करता है, समझ लो, जितनी भी रिटर्न भरी जाएगी उन सबको कंप्यूटर चेक करेगा बारी बारी, और सबको चेक करेगा। विभाग 100% रिटर्न चेक नहीं करता, विभाग के जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर, वो हर रिटर्न को चेक नहीं करते। अच्छा, हर रिटर्न को विभाग के अधिकारी चेक नहीं करते, तो फिर सर, तो क्या कंप्यूटर भी ऐसा करता है क्या? नहीं। तो विभाग कितने को चेक करता होगा सर? 2 से 3% मैक्सिमम 2% या 3%, जितनी रिटर्न भरी जाती है उसमें से 100 में से 2 ही केस वो चेक करने के लिए उठाता है। अच्छा, लेकिन कंप्यूटर हर एक रिटर्न को चेक करता है। अगर उसमें कुछ प्राइमरली मतलब मोटा मोटी कोई गलती होती है, वो उस पर हर चीज को ऑब्जेक्ट नहीं करता। आपने कोई अमाउंट भरी है तो उस पर वो ऑब्जेक्ट नहीं करेगा कि ये कहाँ से आया, लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ लॉ को बिना जाने कुछ गलत भर दिया है, हो सकता है आपको लॉ ना पता हो और आपने गलत भर दिया है, तो फिर आपको वो रिटर्न जो होगी वो कंप्यूटर ही रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, कहेगा दोबारा भरिए, कुछ एरर दिखा देगा उसमें, समझ में आ रही बात? तो दोबारा भरने को कहेगा। तो वो जो प्रोसेसिंग कर रहा है कंप्यूटर, उसके प्रोसेसिंग के बाद एक इंटीमेशन आता है आपको, ठीक है, इंटीमेशन आता है, वही इंटीमेशन आपको 143(1) में आता है, ठीक है। जब कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर लेता है तो 143(1) में इंटीमेशन आता है। अच्छा, मान लो किसी पर्सन ने रिटर्न भरी, उसकी प्रोसेसिंग कंप्यूटर ने की और इंटीमेशन आ गया कि साहब आपकी रिटर्न ठीक है, जो आपने पहले भरी थी वो एकदम सही है। अब वो कह रहा है पर्सन कि नहीं नहीं, वो तो रिटर्न मतलब कंप्यूटर ने प्रोसेस कर दिया, लेकिन उसमें कुछ चीजें रह गई थी, मैंने कुछ इनकम ऐसी है जो मैंने नहीं दिखाई, मुझसे छूट गई। तो क्या उसका इंटीमेशन आ चुका है, क्या अभी भी आप उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो? बिल्कुल साहब, आप उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि इंटीमेशन आने का मतलब ये नहीं कि आपका असेसमेंट कंप्लीट हो गया। इंटीमेशन आने का मतलब ये नहीं कि आपका असेसमेंट कंप्लीट हो गया, आप इंटीमेशन आने के बाद भी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। जी साहब, अभी आपको हो सकता है OMR में आ जाए, ठीक है, कि क्या रिटर्न को रिवाइज करने के बाद भी रिटर्न का इंटीमेशन आने के बाद भी रिवीजन हो सकता है? बिल्कुल साहब, रिवीजन हो सकता है। रिवाइजिंग द ओरिजिनल रिटर्न कैन बी डन ओनली बाय वे ऑफ फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न। क्या ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज करने का कोई और तरीका है? नहीं साहब, बस एक ही तरीका है कि आप नया रिटर्न फाइल कर दें रिवाइज करते हुए, ठीक है, अंडर सेक्शन 139(5) एंड नॉट बाय वे ऑफ फाइलिंग ऑफ प्लेन लेटर फॉर द सेम, ठीक है, और कोई तरीका उसका नहीं है, साफ सीधी बात। तो अब देखिएगा, बहुत रिलेवेंट बात नहीं थी वो, ठीक है, आगे सुनिएगा सेक्शन 139(6) पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड विथ रिटर्न। कौन कौन सी पर्टिकुलर्स आपको रिटर्न के साथ भेजनी है? कहते हैं डिटेल्स ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कौन कौन सी इनकम आपके पास आपने ऐसी कमाई है साल के दौरान जो कि इनकम टैक्स लगने के लिए जरूरी नहीं है, मतलब अगले इनकम टैक्स जिस पे नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम, कोई गिफ्ट विफ्ट आपको कहीं से मिला हो तो वो,
गिफ्ट फ्रॉम कहीं से नहीं, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव आपको मिला हो तो, या आपके मैरिज पे कहीं से भी किसी से भी मिला हो तो वो, यानी कुल मिला के एग्जेम्प्ट इनकम। पीपीएफ आपका मैच्योर हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपको मैच्योर हो गया, एलआईसी की मैच्योरिटी प्रोसीड आई तो वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है। तो अगर ऐसा कुछ आया है तो आपके खाते में दिखेगा ना, तो उसको दिखाओ ना रिटर्न में। तो अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है आपकी तो उसको आप बिल्कुल शो करेंगे अपने रिटर्न में। आगे कहते हैं डिटेल्स ऑफ असेट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड नेचर ओन्ड बाय द असेसी एंड देयर वैल्यू। कई बार क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिटर्न में ना आपके पास जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसकी डिटेल भी मांगी जाती है, जो आपने एक्वायर किया है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल भी, ज्वेलरी अगर आपने कुछ मोटा मोटा खरीदा है तो उसको मांगा जाता है, वो आपको डिटेल देनी होती है। डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट कार्ड हेल्ड बाय द एसएससी। आपके पास कितने बैंक अकाउंट हैं उन सबकी डिटेल देनी होती है। क्या होता है, आपका अगर कोई रिफंड आना होता है तो उसी बैंक अकाउंट में आता है, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट है तो उन सारे का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक का नाम, इतना डिटेल तो आपको देना ही देना है। बात समझ में आती है क्या? इतनी डिटेल आपको देनी ही देनी है। अच्छा, डिटेल्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट इंकर्ड बाय द असेसी। इसके अलावा अगर आपने कोई खर्चा वर्चा भी किया है जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा है तो उसकी डिटेल भी आपको रिटर्न में देनी होती है। जी साहब। अच्छा, वैसे मैं एक बात बता दूं, ये 139(6) अच्छा सेक्शन है, लेकिन मैं अभी बता दूं एज ऑफ नाउ जो रिटर्न होती है वो पेपरलेस जाती है, ऑनलाइन चली गई और उसके साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं लगती है, कुछ भी अटैचमेंट नहीं होता है, कुछ भी स्कैन करके नहीं जाता है। आप बस डिटेल अपनी डाल दोगे, भर दोगे, ठीक है, और वो रिटर्न आपके चली जाएगी, उसके साथ कोई भी अटैचमेंट प्रूफ नहीं लगता है एज ऑफ नाउ। तो सर ये चीजें कैसे पता चलेंगी? तो जब आपकी स्क्रूटनी के लिए केस सेलेक्ट किया जाएगा, 2 या 3% केस स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट किया जाता है, तो फिर आपसे एक एक चीज मांगी जाती है, भैया ये एटीसी कहाँ से क्लेम किया, ये डिडक्शन कहाँ से ली, ये आपके बैंक अकाउंट में ये कहाँ से पैसा आ रहा है। तो आपने अगर अपने रिटर्न में नहीं दिखाया होगा कि एलआईसी की मैच्योरिटी प्रोसीड है, तो कुल मिला के वो रिटर्न गलत है। इसके लिए असेसिंग ऑफिसर जो भी चाहे कर सकता है, ऑल्दो वो एग्जेम्प्ट है, बट जो भी है वो कुल मिला के ये तो कंक्लूड कर सकता है कि रिटर्न आपने गलत भरी है। जी साहब, कर सकता है। अब सुनिएगा अगला सेक्शन 139 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न। ठीक है, 139(9) क्या कहते हैं? रिटर्न शैल बी कंसीडर्ड एज डिफेक्टिव। रिटर्न को डिफेक्टिव मान लिया जाएगा इफ, अगर रिटर्न नॉट फाइल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, मतलब आपके लिए फॉर्म कोई और अप्लीकेबल था, आपने कोई और फॉर्म भर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चीज बताता हूँ आपको, बहुत ऊपर की बात है, जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ना तो एक बहुत तगड़ा झगड़ा चलता है इस बात में कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी और ट्रस्ट, ठीक है, सोसाइटी और ट्रस्ट, इसके लिए कौन सा आईटीआर अप्लीकेबल है? तो कई लोग कहते हैं आईटीआर 5, कई लोग कहते हैं आईटीआर 7, कई लोग कहते हैं आईटीआर 5, कई लोग कहते हैं आईटीआर 7। अच्छा, कुल मिला के इस पे कोई क्लियर व्यू नहीं है एज ऑफ नाउ, कोई क्लियर व्यू नहीं है, सच बता रहा हूँ, मैं भी झेलता हूँ ये चीज, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका, जैसे सोसाइटी और ट्रस्ट होती है ना, तो उनको सेक्शन 11 और 12 में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। सेक्शन 11-12 में उनको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। कहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, कौन देता है सर रजिस्ट्रेशन? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करते हैं कि आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो या सोसाइटी हो, तो ठीक है, तो उसका सोसाइटी और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन आपका सेक्शन 11-12 के अंदर होता है। तो कहते हैं अगर आपके पास, मतलब कई जगह से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो फिर आप आईटीआर 7 भरोगे, और अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, हो सकता है कोई स्कूल है जो कि स्कूल चला रहा है लेकिन उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सीआईटी से अभी उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो उसके लिए आईटीआर 5 एप्लीकेबल होगा। तो मान लीजिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और आपने आईटीआर 7 भर दिया, तो आपको कई बार क्या होता है, डिफेक्टिव का मेल आ जाता है कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है, यानी आपने अगर गलत फॉर्म भर दिया तो आपको डिफेक्टिव का नोटिस आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसके अलावा कुछ बताइए सर। सेक्शन 44AD है, 44AD है ना। तो मान लीजिए कि कभी आपने ऐसा किया कि कोई 44AD है, उसके अंदर बहुत सारे, मतलब जितने भी बिजनेस हैं उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आपकी टोटल रिसीट, सब पता है ना आपको, 8% प्रॉफिट दिखाना होता है। अब मैं दोबारा रिवाइज नहीं कराना चाहता वो सब चीज़ें। 8% प्रॉफिट दिखाना होता है, तो आपसे विभाग कुछ डिटेल उटेल नहीं मांगता है, उसके लिए सेल वेल की लिमिट दे रखी है उन्होंने। तो सपोज कहिए कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा बिजनेस है जो कि 44AD के लिए एलिजिबल नहीं है, जैसे कि कमीशन, ब्रोकरेज,
पता है ना आपको, कमीशन, ब्रोकरेज, एजेंसी, ये बिजनेस आपका 44AD के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन आपने कमीशन ब्रोकरेज की इनकम भी 44AD में ले ली, कहा आपने कि मुझे 50 लाख का कमीशन मिला, उसका 8% प्रॉफिट है, तो गवर्नमेंट कहती है साहब ये तो प्योर इनकम है, ये तो प्योर इनकम है, इस पे आप 8% कैसे ले सकते हो? तो जब उसको कंप्यूटर प्रोसेस करेगा ना तो उसको डिफेक्टिव डिक्लेयर कर देगा, कहेगा साहब इस इनकम के लिए 44AD नहीं ली जा सकती, वो उसको डिफेक्टिव कर देगा, आपको एक मेल आ जाएगी साहब ये रिटर्न डिफेक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ टैक्स नॉट अटैच्ड विथ रिटर्न, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ पेपरलेस रिटर्न जाती है, लेकिन पहले के लिए ये था कि साहब जब आप रिटर्न भर रहे हो तो आपने 80C जो भी लिया है, तो जो भी जिस पेपर के बेसिस आपने 80C लिया है वो पेपर लगा दीजिए, अटैच कर दीजिए, ताकि हमें भी सहूलियत हो कि आपकी हम देख सकें कि कितनी 80C है एंड कितनी डिडक्शंस आपने अवेल की हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है, उसको क्रॉस चेक कर सकें। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ ये प्रोविजन उतना अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि अभी पेपरलेस रिटर्न जाती है, आपसे कोई 80CV की प्रूफ नहीं मांगा जाता है। रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB नॉट सबमिटेड, आपने रिटर्न भरी, आप टैक्स ऑडिट में हो, आपने रिटर्न भरी और टैक्स ऑडिट नहीं कराई, ऐसा हो गया तो फिर उसको डिफेक्टिव करके रिटर्न वापस भेज दी जाती है। तो ये वाली बात हो गई साहब। जी सर, ये बात समझ में आई क्या? बिल्कुल सर, बात समझ में आई। लेकिन इफ रिटर्न ट्रीटेड एज डिफेक्टिव, अगर रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया गया है तो एओ शैल इनिशिएट इंटीमेट द डिफेक्ट टू द असेसी। क्या करेगा? अगर रिटर्न आपकी डिफेक्टिव हो गई तो असेसिंग ऑफिसर, वो मेल आ जाती है ना, एक डिफेक्टिव है आपका, रिटर्न आपकी जो है वो डिफेक्टिव है, तो फिर अगर डिफेक्टिव का आपको मेल आ जाता है तो इंटीमेशन, एओ इंटीमेशन देगा, वही चीज कि आपको एक मेल आ गया यानी इंटीमेट कर दिया, आपको बता दिया गया कि साहब आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है, एंड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक सुअवसर मिलेगा कि आपके रिटर्न में जो डिफेक्ट है, जो गलती है, उसको आप करेक्ट कर लें, ठीक है, विद इन 15 डेज और एक्सटेंडेड टाइम, मतलब या तो 15 दिन के अंदर आपको उस डिफेक्ट को ठीक करना है, और एक्सटेंडेड टाइम मतलब आप अगर एओ से परमिशन मांगो कि साहब मेरे से गलती हो गई, 15 दिन निकल गया, मुझे माफ़ी कर दीजिए, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, एओ सेटिस्फाई होता है तो कहेगा ठीक है साहब 10 दिन और ले लो, जाओ रिटर्न डिफेक्ट जो भी आपकी है डिफेक्टिव थी उसको ठीक करो, तो आप ठीक कर लोगे, तो एक्सटेंडेड टाइम। और इफ असेसी डज नॉट रेक्टिफाई द डिफेक्ट, और अगर आपको इंटीमेशन आई, आपने मेल चेक ही नहीं किया, आपको फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे बिजी हो आपने मेल चेक नहीं किया कि मेरे को साहब डिफेक्टिव का वो आया है, 15 दिन निकल गया, 15 क्या बहुत सारे दिन निकल गया, एओ से आपने परमिशन मांगी, एओ ने कहा अरे यार 6 महीने सोए हुए थे क्या, तो फिर उसने एक्सटेंड भी नहीं किया टाइम को, तो फिर क्या होता है ना, वो रिटर्न जो आपने भरी है उसको डिफेक्टिव जो होती है उसको इनवैलिड मान लिया जाता है, ठीक है, उस रिटर्न को इनवैलिड मान लिया जाता है। इनवैलिड रिटर्न यानी वॉइड एब इनिशियो, उस रिटर्न को इनवैलिड ट्रीट कर लिया जाता है, वॉइड एब इनिशियो। और इनवैलिड रिटर्न का मतलब ऐसा जैसे कि आपने रिटर्न भरी ही ना हो, और अगर आपने रिटर्न नहीं भरी तो आपके ऊपर रिटर्न ना भरने की जो भी पेनल्टी है वो आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगी, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की जो भी पेनल्टी लगती है वो आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है साहब। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 139 ए की, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन है सबके पास? जी सर, सबका पैन बना हुआ है। सुनिए तो क्या लिखा हुआ है पैन का, पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, 10 डिजिट होता है, ठीक है, इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है आपको। पैन इज इशूड ऑन अ लेमिनेटेड कार्ड, एक कार्ड होता है, ठीक है। सर अपना पैन दिखाइए ना, नहीं दिखाऊंगा, आपके पास पैन है खोल के देख लो, ठीक है, नहीं हो तो पड़ोसी वाले का देख लो। विच कंटेन द फोटोग्राफ ऑफ द असेसी, उस पर असेसी की फोटो होती है, पर जरूरी नहीं है, अगर माइनर का होगा ना तो उस पर फोटो नहीं होगी, ठीक है। अब तो नया वाला जो पेन बन रहा है उसमें बारकोड भी आ रहा है, पहले बारकोड नहीं आता था, मेरे पेन पे नहीं है बारकोड, ठीक है। तो कहते हैं पेन इज इशूड फॉर बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ असेसी। पेन क्यों इशू करते हैं? विभाग को आपसे कम्युनिकेट करना होता है, इतने सारे असेसी हैं, तो फिर कैसे होगा, कैसे बाइफर्केशन किया जाएगा? तो जैसे हम लोग अपने घर, भाई हर इंसान का एक नाम क्यों रखते हैं? ताकि हम उसको बुला सकें और उसको वो आइडेंटिटी, जब उसका नाम ले रमेश तो रमेश मेरी तरफ देखे, ठीक है, समझ में आ रही बात, हम उसको एक नाम देते हैं उसकी पहचान के लिए। तो वैसे ही विभाग आपको एक पैन नंबर देता है आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए। फॉर फैसिलिटेटिंग फास्टर करस्पॉन्डेंस बिटवीन डिपार्टमेंट एंड असेसी, तो असेसी और डिपार्टमेंट के बीच में करस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार, जो भी
बातचीत होनी है वो अच्छे से हो सके, उसलिए आपको पेन अलॉट किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ पेन, पेन कैसा होता है सर? समथिंग लाइक दिस होता है, ARDPA2331A, यानी कि आप देखोगे इसमें 5 क्या होते हैं, 5 क्या होते हैं, सॉरी 4 आपके न्यूमेरिकल वर्ड होते हैं और इसी फॉर्मेट में होता है। 4 न्यूमेरिकल होते हैं, बाकी 6 आपके लेटर्स होते हैं, ठीक है। देखिएगा ये 4 और इसी लोकेशन पे, किसी और लोकेशन पे नहीं, ये 4 आपके क्या हैं, न्यूमेरिक्स हैं। इसके अलावा आगे 5 और लास्ट में 1, ये आपका क्या होता है, लेटर्स उसमें होते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा फर्स्ट 3 कैरेक्टर जो होते हैं, फर्स्ट 3 कैरेक्टर आर अल्फाबेटिक सीरीज रनिंग फ्रॉम AAA टू ZZZ, ठीक है। AAA से लेके ZZZ के बीच में ये 3 आपके शुरुआत के होंगे, ठीक है साहब। अगला लिखते हैं फोर्थ कैरेक्टर रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ द असेसी। फोर्थ कैरेक्टर जो होता है P, वो आपका स्टेटस बताता है कि आप क्या हो, यानी कि अगर आप इंडिविजुअल हो तो यहाँ P होगा, पर्सन, ठीक है। अगर आप कंपनी हो तो यहाँ C होगा, कंपनी। अगर आप ट्रस्ट हो तो यहाँ T होगा, ट्रस्ट। अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो यहाँ P की जगह F होगा, चौथा कैरेक्टर F, ठीक है। तो एक काम करना ना, पड़ोस कोई भी अब मिले आपको, कोई भी मतलब थोड़ा जानकार ना हो, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि किसी सीए कोई लगो पकड़ने, ठीक है। तो कभी कहना सर आप जरा अपना पेन दीजिएगा, तो वो कहेगा नहीं क्या होगा, क्या करोगे पेन मेरा, ठीक है मत दीजिए। एक काम कीजिए, जरा अपना पेन का ना फोर्थ कैरेक्टर चेक कीजिए, P होगा। तो अगर वो इंडिविजुअल है तो सर P होगा, तो देखेगा कहेगा ओह माय गॉड, सरप्राइज्ड, इम्प्रेस्ड, कैसे पता आपको? बस पता रहता है, ज्योतिष है हम लोग पढ़ा, सीए थोड़ी ना, हम लोग ज्योतिष हैं। ज्योतिष सीए से एक लेवल, सॉरी सीए जो होता है वो ज्योतिष से एक लेवल आगे होता है, ठीक है। तो हम ज्योतिष होते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि P जो होता है वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, F जो होता है वो फर्म को रिप्रेजेंट करता है, C जो होता है वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, H HUF को रिप्रेजेंट करता है, एटसेट्रा। बात समझ में आती है? T से ट्रस्ट रिप्रेजेंट होता है, बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल साहब। अच्छा, पांचवा जो कैरेक्टर होता है, चौथा नहीं सर, सर सुनिए, हेलो हेलो, चौथा ही नहीं, पांचवा लेटर भी बता सकता हूँ मैं क्या होगा। अच्छा जी, पांचवा लेटर क्या होगा वो भी बता सकते हो? बिल्कुल, पांचवा लेटर ना आपकी जो टाइटल है ना उसका पहला जो लेटर होगा ना वही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं सत्यम त्रिपाठी, ठीक है, मैं हूं सत्यम त्रिपाठी, तो मेरा चौथा लेटर P होगा क्योंकि मैं पर्सन हूं, और अगला T होगा, त्रिपाठी का T। अगर आप मान लो हो, सपोज कीजिए कोई लड़का है गुप्ता, कोई सपोज कीजिए है, तो वो होगा P और अगला होगा G, गुप्ता अगर है तो, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई है कोई टिबड़ेवाल, तो फिर उसका P होगा और T होगा, ठीक है। कोई बरनवाल है तो P होगा, B होगा, ठीक है। कोई मिश्रा जी हैं तो P होगा, M होगा, ठीक है, मिश्रा जी का M। बात समझ में आ रही है? ऐसे करके होगा। नरेंद्र मोदी जी का क्या होगा? P और M, PM है भी, P से पर्सन होगा और M से मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मोदी का M, PM है भी और PM है भी, ठीक है। तो ये चीज है, इस तरह से होता है। कोई सिंह होगा तो उसका P होगा और S होगा। समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, बात समझ में मुझे आती है। तो आप चौथा और पांचवा लेटर गैस कर सकते हो, ये चौथा और पांचवा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर जगह होगा। अगर कोई कंपनी उम्पनी होती है ना, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन, तो उसके नाम का पहला लेटर ही होता है, ठीक है। मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो रिलायंस का R, पहली बात तो कंपनी है तो C होगा और R होगा। बात समझ में आ रही है? कोई फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो उसका पहला लेटर भी जो मतलब मान लो मैं अपने जहां मैंने आर्टिकलशिप किया, मैं उस फर्म का नाम लेता हूं महेश्वरी विवेक एंड एसोसिएट, ठीक है, महेश्वरी विवेक एंड एसोसिएट। तो ये पार्टनरशिप फर्म है, तो चूंकि ये फर्म है तो फर्म का F होगा चौथा लेटर, और ये M जो है वो यहाँ पे FM यहाँ पर आएगा, ठीक है। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, FM आएगा चौथा और पांचवा लेटर, ठीक है। आगे चलो, कहते हैं फिफ्थ कैरेक्टर जो होता है, फिफ्थ कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट लेटर ऑफ पेन होल्डर, लास्ट नेम और सरनेम, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑफ पेन होल्डर ये कब करता है? जब आर्टिफिशियल पर्सन हो कोई, और लास्ट नेम या फिर सरनेम का पहला लेटर
कब? जब कोई पर्सन वर्सन हो तो, ठीक है, पीजी कोई गुप्ता हो तो, कोई सिंह हो तो पीएस, समझ रहे हो, इस टाइप सा। फिर कहते हैं अगला ये 4 जो होता है ये फिर आप गैस नहीं कर सकते, आगे का 3 गैस नहीं कर सकते, कुछ नहीं गैस कर सकते, बस ये 2 कर सकते हो। आगे का 3 गैस नहीं कर सकते, अगला ये 4 गैस नहीं कर सकते, और लास्ट का भी गैस नहीं कर सकते। देखियो क्या लिखा हुआ है, करेक्टर 6 to 9 वो 0001 टू लेके 9999 के बीच के कोई नंबर होंगे, ठीक है, वो न्यूमेरिक होगा और उसको आप गैस नहीं कर सकते। और लास्ट कैरेक्टर जो होगा वो फिर आपका क्या होगा, लेटर होगा, अल्फा होगा, लेकिन वो चेक डिजिट होता है, उसको भी आप गैस नहीं कर सकते। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल साहब। अच्छा आगे सुनिए, कहते हैं हु इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन पेन, पेन लेना किसको जरूरी है, किसको पेन बनवाना चाहिए, किसको पेन नहीं बनवाना चाहिए, वो सुनिए। लिखते हैं साहब, लिखा है फॉलोइंग पर्सन आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन पेन, इन लोगों को पेन रखना जरूरी है। क्या? एनी पर्सन हुज टोटल इनकम, यहाँ जीटीआई नहीं लिखा, टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है उसको पेन जरूरी है। अब आपका एक का भी ज्यादा नहीं है अभी, एज ऑफ नाउ किसी का भी टोटल इनकम से इनकम आपकी ज्यादा, मतलब एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, टोटल इनकम आपकी एग्जम्पशन लिमिट से 2.5 लाख से ऊपर किसी की इनकम नहीं है, लेकिन सबके पास पेन है, वॉलंटरली ले रखा है, ठीक है। तो वैसे कहते हैं किसको जरूरी है, जिसके एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा टोटल इनकम है उसको जरूरी है। कहते हैं एनी पर्सन हु इज असेसिबल ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, अगर आपके ऊपर क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाता है और आप किसी और पर्सन की इनकम के रिस्पेक्ट में आप में असेसमेंट अगर हो रही है तो आपको भी पेन लेना जरूरी है। एंड सच अदर पर्सन टोटल इनकम एक्सीड एग्जम्पशन लिमिट, और उस पर्सन की इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, आप किसी और के बिहाफ पे असेस हो रहे हो और जिसके बिहाफ पे आप असेस हो रहे हो उसकी इनकम अगर टोटल इनकम से ज्यादा है, उसकी इनकम अगर एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको भी पेन लेना जरूरी है। अच्छा कहते हैं अ पर्सन इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन एंड हिज टर्नओवर इज लाइकली टू एक्सीड 5 लाख ड्यूरिंग द ईयर, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको लगता है कि आपकी टर्नओवर लाइकली टू एक्सीड, लाइकली आपको लगता है कि 5 लाख से ऊपर की सेल जाएगी तो पेन ले लीजिए साहब, पेन आपके लिए मैंडेटरी है। अ पर्सन हु रिसीव्स एनी सम ऑन विच टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, आप कोई भी मतलब मान लीजिए कि कोई भी आप काम वाम कर रहे हो और जिसकी वजह से आपको कोई पेमेंट एक्सेट्रा आनी है, चाहे आपने एफडी करा रखी है बैंक में और उस बैंक पे आपको ब्याज आना है और उस ब्याज पे आपका अगर टीडीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपके पास पेन होना जरूरी है। टीडीएस अगर आपका कटना है तो पेन होगा तभी तो आप उसका बेनिफिट ले पाओगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। तो अगर आपका टीडीएस कटना है तो आपको पेन लेना जरूरी है, ठीक है। एनी अदर पर्सन हु हैज बीन डायरेक्टेड बाय एओ और नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर नोटिफाई कर दिया है कि भैया इनको पेन दिलवाइए तो पेन दिलवाइए, ठीक है। इसके अलावा अगर एओ ने कहा कि साहब आप पेन ले लीजिए तो आपको पेन लेना चाहिए। अ पर्सन मेक एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग पेन ऑन वॉलंटरी बेसिस, आप सब में कैसे ले रखा है, वॉलंटरी बेसिस पे ले सका है। अ पर्सन कैन मेक एन एप्लीकेशन, एक पर्सन कर सकता है वॉलंटरी बेसिस पे भी वो पेन ले सकता है, जरूरी नहीं हो कि आपकी इनकम ज्यादा हो तभी आप लो। चलिए, तो आपने कोई रूल का उल्लंघन नहीं किया, वॉलंटरी बेसिस पे हम ले सकते हैं। रूल 114B ऑफ द इनकम टैक्स रूल 1962, पैन कोटेशन इज कंपल्सरी इन द फॉलोइंग केसेस, आपको पैन नंबर देना जरूरी है इन केसेस में। अगर आप सेल करते हो या परचेज करते हो एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख, अगर आप 10 लाख से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी के सेल या परचेज में, 10 लाख से ऊपर की किसी प्रॉपर्टी के सेल या परचेज में इन्वॉल्व हो तो आपको पैन देना जरूरी है, पैन कोट करना मैंडेटरी है। अच्छा, सेल और परचेज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ विच इज मोर देन 10 लाख। अच्छा, हो सकता है कि 10 लाख प्रॉपर्टी 9 लाख की हो लेकिन उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख से ऊपर हो तो 11 लाख हो तो कहते हैं उस केस में भी हम वहां पे स्टैम्प ड्यूटी देखेंगे और 10 लाख से कंपैरिजन करेंगे और आपको वहां पे भी पैन देना जरूरी होगा। सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल अदर देन 2 व्हीलर, अगर आप बाइक वाइक खरीदने जाते हो तो यहाँ के लिए आपको पैन देना जरूरी नहीं है, बट अगर आप 4 व्हीलर खरीदने जा रहे हो तो आपको पैन देना जरूरी है। सर ये पैन देके करेंगे क्या? वो पैन की डिटेल, आपने कार खरीदी है ये बात डिस्ट्रीब्यूटर डीलर डिपार्टमेंट को बताएगा, आपका पैन है ये है, तो उस पेन से मतलब पेन से ही पहचानता है डिपार्टमेंट आपको, तो आपका पेन है ही है, ये लिस्ट उठा के डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा अच्छा इनकम तो तुम दिखाते नहीं हो, तो ये 10 लाख रुपए आया कहाँ से, जहाँ से तुमने कार खरीदी है, कहाँ से आया, घूस लिया है?
अच्छा घूस लिया भी है तो उस पर भी टैक्स दे दो भैया। इनकम टैक्स बड़ा ईमानदार है, वो कहता है साहब अगर आपके पास बेकार इनकम है, इलीगल इनकम भी है तो भी हमको तो टैक्स चाहिए, चाहे लीगल हो तो भी टैक्स चाहिए, इलीगल हो तो भी टैक्स चाहिए। बात समझ में आती है? तो कुल मिला के ये है कि क्यों ये सब चाहिए, पूछेगा आदमी कि तुम्हारे पास आया कहाँ से। आपने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी और रिटर्न आप भरते नहीं हो, रिटर्न आपकी सब 0-0 है, तो विभाग पूछेगा ना भैया ये 10 लाख रुपए आया कहाँ से। अगर तुम्हारी इनकम नहीं है तो मिला कहाँ से तुमको कि तुमने प्रॉपर्टी खरीद ली? इसका मतलब तुम्हारी इनकम है, तुमने झूठ बोला, तुमने झूठ बोला। अच्छा तुमने चूंकि झूठ बोला है तो तुम्हारी इनकम है तो लाओ जरा टैक्स दे दो मुझे। ये वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ओपनिंग ऑफ टाइम डिपॉजिट अकाउंट, अगर आप टीडीआर यानी कि कुल मिला के एफडी करा रहे हो, एफडी करा रहे हो तो वहां पे आपको किसी बैंकिंग कंपनी से या कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से या निधि कंपनी से या एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है वहां से आप अपना एफडी करा रहे हो 50,000 रुपए से ज्यादा, अमाउंट एक्सीडिंग ₹50,000 और एग्रीगेटिंग टू मोर देन 5 लाख ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, एक साल में 5 लाख से ऊपर, थोड़ा थोड़ा कराते कराते 5 लाख से ऊपर, 50,000 से ऊपर कराओ तो भी आपको 51,000 का एफडी कराने गए तो आपको देना पड़ेगा पैन। अच्छा आप कहते हो नहीं नहीं 51 का नहीं कराऊंगा, एक काम करूंगा ना मैं 39,000, 21,000, 11,000, 10,000 ऐसे ऐसे करके मैं ना साल भर में खूब सारी एफडियां कराऊंगा। तो साल भर में अगर आपने 50,000 से 5 लाख से ऊपर की एफडी करा दी तो आपको पैन देना जरूरी है। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल साहब, पैन देना जरूरी है। ओपनिंग एनी अकाउंट अदर देन टाइम डिपॉजिट यानी एफडी और अ बेसिक सेविंग अकाउंट विथ अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक, इसके अलावा आप कोई भी अकाउंट अगर आप खुलवाते हो बैंक में, फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट खुलवाते हो या फिर आप कोई सीसी लोन लेते हो या फिर आप टर्म लोन कोई लेते हो तो उसके लिए भी एक अकाउंट खोलते हैं तो उसमें भी आपको पैन देना जरूरी है। टाइम डिपॉजिट के लिए मना कर दिया क्योंकि उसके लिए सेपरेट प्रोविजन ऊपर दे रखा है, और बेसिक सेविंग अकाउंट जो है उसके लिए भी उन्होंने नहीं बोला क्योंकि सेविंग अकाउंट पे जो भी ब्याज मिलता है, कितना भी ब्याज मिले उस पर टीडीएस नहीं कटना होता है, ठीक है। टीडीएस नहीं कटना होता है, वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, वो आपकी इनकम है अदर सोर्स की, अदर सोर्स की इनकम है। और उसी के रिस्पेक्ट में सेक्शन 80 TTA में आपको 10,000 और अगर सीनियर सिटीजन हो तो 80 TTB में 50,000 रुपए तक का बेनिफिट आपको दिया जाता है, ठीक है। अच्छा TTB में तो सेविंग हो चाहे करंट हो चाहे जो भी अकाउंट हो, टाइम डिपॉजिट अकाउंट एफडी क्यों ना हो, आरडी क्यों ना हो, वो सीनियर सिटीजन को तो 50,000 में सब कुछ आता है। लेकिन हाँ सेविंग 80 TTA में सिर्फ सेविंग बैंक के ब्याज पे छूट मिलती है, वो सारी चीजें हैं आपने पढ़ा है सेपरेट प्रोविजन। लेकिन हाँ कहने का मतलब क्या है कि बेसिक सेविंग अकाउंट अगर आपके पास है तो वैसे तो बैंक खोलेगा ही नहीं बिना उसके, लेकिन प्रोविजन वाइज यही लिखा हुआ है कि आपको पैन देना मैंडेटरी नहीं है। अब इस बात को जाके बैंक में लड़ना मत कि यार मुझे क्यों ले रहे हो, क्योंकि इसलिए लेते हैं वो क्योंकि अगर आपने कभी 50,000 रुपए से ऊपर आपने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, देख लो, अच्छा वो अगला ही प्रोविजन है, इसलिए आपसे वो पैन ले लेते हैं। क्योंकि अगर आपने डिपॉजिट किया कैश एन अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 विद बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक ड्यूरिंग अ सिंगल डे, एक दिन में 50,000 से ऊपर अगर आपने जमा कर दिया तो फिर वहां पे पैन जरूरी हो जाता है, इसीलिए वो एडवांस में आपसे पैन ले लेते हैं। दूसरी बात, आप दूसरे एक और जगह से नहीं लड़ सकते, एक है KYC, ठीक है ना, नो योर कस्टमर पॉलिसी जो है वो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब कर रखी है और उसके तहत उन्हें पैन में लेना मैंडेटरी है, ठीक है। अच्छा अगर नहीं लेता है तो नहीं लेता है तो कोई बात नहीं यार, एक फॉर्म 6061 होता है इनकम टैक्स का ही, वो आप भर के आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। सर ये सब चीजें आर्टिकलशिप में जब आप करोगे ना खूब सीखोगे। फॉर्म 6061 अगर आप साइन कर देते हो साहब मेरे पास पैन नहीं है क्योंकि मेरी टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है, इस वजह से मैंने पैन नहीं लिया है, क्योंकि मेरे पास पैन ही नहीं है इसलिए मैं नहीं दे रहा, ठीक है। ये आप दलील देके अगर आपके पास नहीं है, सच में नहीं है, तो ये नहीं कि पैन है और आप कहोगे पैन नहीं है फॉर्म 60 साइन कर दो ना, वहां पे नहीं, ठीक है। जबरदस्ती अगर आप कह रहे हो कि मैं नहीं दूंगा, सेविंग में नहीं जरूरी है, तो ये गलत है। आरबीआई का भी तो पॉलिसी आपको मानना है, नो योर कस्टमर पॉलिसी, बैंक खोलेगा ही नहीं अकाउंट आपका, जाओ घूमते रहो टहलते रहो। डिपॉजिटिंग कैश एन अमाउंट एग्रीगेटिंग मोर देन 2.5 लाख with a banking company or cooperative bank during the period starting from 9th November 16 to 30th December 16। अब ये क्या चीज है भैया, 8 नवंबर को क्या हुआ था, नोटबंदी हुई थी। 8 नवंबर भाइयों और बहनों, आज 8 नवंबर की डेट है और आज रात से 1000 और 500 के जो नोट हैं वो बंद किए जाते हैं, ठीक है। तो वो जो अनाउंसमेंट हुई थी मोदी जी की, ठीक है, तो
9 नवंबर अगला दिन, 8 नवंबर रात 8 बजे बंद हुआ, तो बैंक कब खुला हुआ अगला दिन? अगला दिन 9 तारीख को खुला होगा। तो 9 तारीख 2016 से 9 नवंबर से 31 दिसंबर 2016 तक आपने जो भी पैसा जमा किया है, जितने आपके पास 1500 के थे जो बंद कर दिए गए, वो जो आपके थे वो आपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो उस समय आपको पैन देना जरूरी था अगर आपने 2.5 लाख से ऊपर का डिपॉजिट किया है। तो पूछेंगे भैया आया कहाँ से, रिटर्न में तो दिखाते नहीं कुछ भी, तो इतना पैसा कहाँ से आया? कैश जो जमा कर रहे हो बैंक में, बात समझ में आती है क्या? तो 2.5 लाख से ऊपर अगर आप जमा करते हो बैंक में तो आपसे पैन मांगा जाता। अच्छा, पेमेंट इन कैश फॉर परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक। अगर आप डीडी वीडी बनवा रहे हो, बैंकर्स चेक, डीडी, बैंक ड्राफ्ट एक्सेट्रा बना रहे हो और कैश में पेमेंट कर रहे हो, कैश में, तो भी आपसे पैन लिया जाएगा। वैसे अब आप जाओगे ना मैक्सिमम बैंक में, तो मैक्सिमम बैंक यही कहती है भैया चेक से डीडी बनेगा, खाते से ही डीडी बनेगा, सीधी सी बात। लेकिन अगर कुछ बैंकें हैं जो कर देती हैं, पहले करूर वैसा बैंक थी जो कोटक महिंद्रा में मर्ज हो गई, वो कर दिया करती थी। मैंने कई बार आईसीआई की डीडी बनवाई है वहाँ से, और कई बार एक्सिस बैंक भी बना देती है। लेकिन अगर वो आपसे कैश में डीडी बनाएगी तो जरूर आपसे क्या लेगी? पैन लेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि खूब सारा पैसा था और आपने डीडी बनवा के बच्चे को पढ़ाने के लिए सही दे दिया, ठीक है। तो अगर आप डीडी बनवा रहे हो फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, और उसका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है एक डे में, तो फिर आपसे पैन लिया जाएगा। अच्छा, मेकिंग एन एप्लीकेशन टू अ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक और एनी अदर कंपनी और इंस्टीट्यूशन फॉर इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लोगे तो भी आपसे पैन मांगा जाएगा। ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट खुलवाओगे तो भी आपसे पैन मांगा जाएगा, वहाँ में लिखना जरूरी है। सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन में अगर आप 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट का अगर आप कोई सिक्योरिटी खरीदते हो तो वहाँ पे आपको पैन मांगा जाएगा। एक्चुअली जब डीमेट अकाउंट, अभी देखो क्या है ना, मैक्सिमम सेल परचेज आपका डीमेट के थ्रू हो रहा है और डीमेट में आपका पैन लगा होता है, तो यहाँ पे नहीं मांगा जाता। वहाँ पे ये नहीं कि आप शेयर खरीदने जा रहे हो, सॉरी डिबेंचर खरीदने जा रहे हो तो आपसे पैन मांगेंगे पहले ना, वहाँ तो फिर लगा हुआ है ना, डीमेट में तो पैन लगा ही हुआ है, वहाँ बात ही खत्म है। लेकिन ऑफलाइन भी शेयर होते हैं, शेयर और डिबेंचर होते हैं, ऐसा नहीं कि सब ऑनलाइन ही है, सब डीमेट वाले ही ऑफलाइन भी होते हैं। तो ऑफलाइन में अगर आप खरीद रहे हो पर ट्रांजेक्शन 1 लाख से ऊपर का अगर आप सिक्योरिटी खरीदते हो तो वहाँ पैन आपका कोट करना मैंडेटरी है। सेल और परचेज ऑफ अनलिस्टेड शेयर फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन। अनलिस्टेड शेयर, लिस्टेड नहीं है, ऐसा शेयर जो कि लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड होता तब तो डीमेट में होता, लिस्टेड होता तब तो डीमेट में होता, लिस्टेड नहीं है, यानी कि आपके पास फिजिकली हार्ड कॉपी में है और 1 लाख से ऊपर का अगर आप एक्सीडिंग पर ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन अगर आपका 1 लाख से ऊपर का है और ऐसे अगर सेल परचेज में आप इन्वॉल्व हो तो आपको पैन देना जरूरी है। इसके अलावा पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आप LIP पे कर रहे हो टू एन इंश्योरर फॉर एन अमाउंट एग्रीगेटिंग मोर देन 50,000 इन द फाइनेंशियल ईयर। 50,000 से ऊपर का अगर आप LIC प्रीमियम पे कर रहे हो तो भी आपको पैन देना जरूरी है। इसके अलावा पेमेंट एक्सीडिंग 50,000 इन फॉलोइंग पर्सन टू द फॉलोइंग पर्सन इन फॉलोइंग केसेस, ठीक है। इन लोगों को अगर आप फॉलोइंग पर्सन को 50,000 से ऊपर की पेमेंट आप करते हो फॉलोइंग केसेस में तो भी आपको पैन देना जरूरी है। किसको दे रहे हो? म्यूचुअल फंड को। क्या करने के लिए? यूनिट परचेज करने के लिए। 50,000 से ऊपर का पैन चाहिए। किसी कंपनी को दे रहे हो या किसी इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो, क्या करने के लिए? डिबेंचर एक्वायर करने के लिए, बॉन्ड एक्वायर करने के लिए जो उसने इशू किए हैं, इशूड बाई इट, ठीक है। 50,000 से ऊपर का एक फाइनेंशियल ईयर में तो फिर आपको देना है क्या? पैन देना है। टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI को दे रहे हो फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड इशूड बाय इट। कोई RBI अगर कोई बॉन्ड इशू कर रही है, उस बॉन्ड को सब्सक्राइब करने के लिए, परचेज करने के लिए आप 50,000 से ऊपर का कोई पेमेंट कर रहे हो तो आपको पैन देना जरूरी है। इसके अलावा सर कितना है ये? बस है ही है, चलता जाएगा, सुनते रहो। मेकिंग अ पेमेंट ऑफ होटल रेस्टोरेंट बिल इन कैश एक्सीडिंग 50,000 एट वन टाइम। आप किसी होटल में रुके, 50,000 से ऊपर का अगर आपने कैश में पेमेंट किया तो वहाँ भी पैन देना जरूरी है। कैश में पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैन दे के जाओ भैया। पूछेगी ना सरकार, यहाँ इतना पैसा आया कहाँ से? 50,000 रुपये तो होटल में उड़ा दे रहे हो तुम, हैं? इतना पैसा आया कहाँ से? हमको तो नहीं बताया, हमको तो टैक्स नहीं दिया, मेरा हिस्सा उसमें है। वो जो इनकम कमाई ना तुमने, उसमें 30% मेरा है, 70% ही तुम्हारा है, तो मेरा हिस्सा भी, इसका मतलब तुमने होटल में उड़ा दिया। कहाँ से आया भैया, बताओ। पेमेंट इन कैश in connection with travel or any foreign country, travel to any foreign country or payment
फॉर परचेज ऑफ एनी फॉरेन करेंसी ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 एट वन टाइम। आप कहीं विदेश में घूमने गए, ठीक है, विदेश में घूमने गए और वहाँ पे आपने ट्रैवल के संदर्भ में कैश में पेमेंट किया 50,000 से ज़्यादा एक समय में, या फिर आपने फॉरेन करेंसी खरीदी, आप किसी देश विदेश में घूमने गए, डॉलर्स खरीदे, आपने परचेज किए 50,000 से ज़्यादा, 50,000 से ज़्यादा रुपए कैश में दे के आपने डॉलर खरीदे, तो फिर वहाँ पे आपको पैन देना जरूरी है। सेल और परचेज ऑफ एनी गुड्स और सर्विस इफ अमाउंट एक्सीड 2 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन में आप अगर 2 लाख से ऊपर का माल खरीदते हो, ठीक है, 2 लाख से ऊपर का माल खरीदते हो तो आपको पैन देना जरूरी है। चाहे किसी भी मोड से खरीदो, उससे मतलब नहीं है, कैश में खरीदो चाहे कैसे भी खरीदो, 2 लाख से ऊपर का माल अगर आपने खरीदो तो पैन दे के चले आइए, क्योंकि आप माल परचेज कर रहे हो 2 लाख रुपए का, तो आप पता होना चाहिए भैया आया कहाँ से। अच्छा, सेक्शन 139 कोटेशन ऑफ आधार नंबर। अब आधार नंबर की बात आ गई। आधार नंबर लिंक हो रहा था, काफी बवाल हुआ, पैन और आधार नंबर को आपस में जोड़ा गया, ठीक है। आधार लिंक कराना पड़ता है ना पैन से। जी जी सर, कुछ पता है, कोई ट्रेनिंग वेनिंग का आइडिया है? नहीं सर, हम कहाँ ट्रेनिंग जा रहे हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। अब आपको आधार ना पैन से लिंक कराना है। एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर शेल ऑन एंड आफ्टर 1 जुलाई 2017 कोट करेगा आधार नंबर इन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन नंबर। जब आपको पैन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, फॉर्म भरते हैं हम लोग, सेक्शन 49 का फॉर्म भरते हैं, तो उसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपको आधार नंबर देना है, ठीक है। और इसके अलावा जब आप रिटर्न भर रहे हो तो भी आपको, रिटर्न ऑफ इनकम जब आप भरते हैं तो भी उसमें आपको आधार नंबर देना है, ठीक है। अच्छा, इफ आधार नंबर इज नॉट अवेलेबल, अगर आधार नंबर नहीं है और आपने आधार के लिए अप्लाई किया हुआ है तो एनरोलमेंट आईडी होगी आपके पास, तो वो एनरोलमेंट आईडी आपको देना पड़ेगा। तो लिखा है पर्सन शुड कोट एप्लीकेशन आईडी ऑफ आधार, एनरोलमेंट आईडी उसे ही बोलते हैं, ठीक है। एवरी पर्सन ऑलरेडी होल्ड पैन, जो ऑलरेडी जिसके पास पैन है, जैसे मेरे पास 1 जुलाई 7/17 के पहले भी पैन था, तो कहते हैं वो लिंक कराएगा अपना आधार पैन से, आधार पैन को आपस में लिंक कराएगा विद इन द टाइम अलाउड बाय गवर्नमेंट, अदरवाइज पैन शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। आपका पैन ही इनवैलिड कर दिया जाएगा। अगर आपने पैन और आधार को आपस में लिंक नहीं कराया तो फिर आपका इनवैलिड कर दिया जाएगा। क्या? पैन इनवैलिड कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कितने टाइम में सर उसको लिंक कराना है, तो लिखा हुआ है कि टाइम अलाउड बाय गवर्नमेंट। अच्छा, अभी गवर्नमेंट ने टाइम अलाउ किया होता है 31 मार्च 19, अभी तो मई चल रहा है, ठीक है। 31 मार्च 19 लास्ट डेट थी, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि साहब बहुत लोग का पैन आधार लिंक नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है साहब टाइम और बढ़ा देते हैं। अभी ऐसा कोई टाइम आगे का फर्दर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, लेकिन जरूर उसकी गवर्नमेंट एक बार फिर से ऐसे ही तबाह करेगी। अभी तो इलेक्शन हो रहे हैं तो हो जाने दो, ठीक है। फिर कहेगी कि आधार पैन लिंक कराइए आपस में अपना। अगला सेक्शन 149B सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टीआरपी। टीआरपी क्या होता है सर? टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। अब क्या होता है ना, जैसे समझो कुछ लड़के होते हैं, उनको क्या होता है कि विभाग मतलब सीबीडीटी बोर्ड, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो बुलाता है, कहता है कुछ काम धंधा करना चाहोगे? कहता है हाँ। तो कहते हैं चलो एक एग्जाम दो, पहले ये तो जान ले तुम काम धंधा करने लायक हो कि नहीं। कैसे तो नहीं प्लम्बर बिल्डिंग और ये सबको गवर्नमेंट टीआरपी बना देगी, नहीं। तो कहते हैं एक एग्जाम लिया जाता है, उस एग्जाम को जो क्वालिफाई करता है मतलब वो होनहार बच्चा है। अब उस होनहार बच्चे को थोड़ा ना बोर्ड ट्रेनिंग देता है कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरी जाती है, ठीक है। तो रिटर्न भरने का तरीका सिखाता है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उनकी फीस भी प्रिस्क्राइब करता है, कहता है इतनी रुपए ये जाओ पर्सन लोग का रिटर्न भरना और इतनी फीस ले लेना। समझ में आ रही बात? तो वो होता है टीआरपी। कहते हैं मीनिंग क्या होता है टीआरपी का? टैक्स रिटर्न प्रिपेयर इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू असिस्ट पीपल। क्या करने के लिए अपॉइंट करता है? टीआरपी लोग को क्यों अपॉइंट किया जाता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीआरपी लोग को अपॉइंट करता है असिस्ट करने के लिए पीपल को, आम जनता की सहायता के लिए। भाई सबको तो हमने टैक्स नहीं ना पढ़ा, सबको निकालने थोड़ी आता, सबको इंडेक्सेशन करना, कैपिटल गेन निकालना, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। पीजीपी में इतना सारा डिसअलाउंस पढ़ा हमने, 35AD कैसे कैसे होता है वो पढ़ा है। इतना प्रोविजन किसको पता है? नहीं पता है भैया। या तो सीए होगा या तो सीए की पढ़ाई किया हो, नहीं तो फिर आम आदमी को कहाँ पता है। अच्छा आम आदमी छोड़ो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कहाँ पता है उसको ये सब चीजें यार। हॉस्पिटल खोल लेता है डॉक्टर, उसको पता ही नहीं होता मेरा 35AD का बिजनेस बन सकता है ये।
ठीक है ना। तो वो सब चीज़ है। तो वही कहते हैं कि टीआरपी लोग वो होते हैं जिनका बोर्ड एक एग्जाम लेता है, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कुछ एक एग्जाम लेता है, उस एग्जाम को जो क्वालिफाई करता है उसको ट्रेनिंग वेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनको मार्केट में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि जाओ भैया तुम लोग जो आम जनता है उनकी मदद करना, क्या करने में, रिटर्न भरने में। अच्छा, इसके बदले वो पैसा कहाँ से लेंगे? इसके बदले वो कस्टमर से भी कुछ फीस लेते हैं, जिनसे वो जिनका वो रिटर्न भरते हैं उनसे कुछ फीस लेते हैं। हाँ, उनकी फीस जो थी वो कुछ भी नहीं ले सकते, वो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, ठीक है, सीबीडीटी प्रिस्क्राइब करती है। इसके अलावा विभाग से भी उनको कुछ मिलता होगा, ठीक है। आगे सुनना, विथ लो इनकम और लो टैक्स लायबिलिटी इन प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अब क्या होता है, सीए के पास जाता है तो ज़्यादा पैसा लेता है, क्योंकि सीए के पास नॉलेज भी ज़्यादा है ना, तो वो ज़्यादा पैसा ले लेता है। और जिसमें एक बात बताऊँ, आप ठेले पे चना खा लो और प्लेन में चना खा लो तो डिफरेंस है ना, डिफरेंस है। प्लेन में चना खाने का क्यों महंगा है? क्योंकि इस बात चना दोनों जगह सेम है, लेकिन पैसे इस बात के हैं कि आप कहाँ खा रहे हो और कौन खिला रहा है। बात समझ में आती है? आप कहाँ पे चने खा रहे हो और कौन खिला रहा है। तो जब सीए चना खिलाएगा तो फिर महंगा तो लगेगा ही, ठीक है। तो वही चीज़ है, प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। और नो डाउट डिफरेंस भी होता है साहब, डिफरेंस भी होता है। एक नॉर्मल मीडियोकर फर्म में जो काम होता है और जो डिलाइट और पीडब्ल्यूसी में काम होता है, उसकी जमीन आसमान की फीस में अंतर होता है। जो काम 5,000 रुपये में कोई मीडियोकर फर्म कर देगी ना, वो काम 1-1 लाख रुपए में डिलाइट और ये केपीएमजी पीडब्ल्यूसी करती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न में असिस्ट करते हैं पीपल को। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, एक तो बताना कि भैया कैसे कैसे भरो वो, और कई बार कहते हैं भैया अभी भी हमको समझ में नहीं आया, तुम ही भर दो, तो भर भी देते हैं वो, ठीक है। कहते हैं अ पर्सन कैन गेट हिमसेल्फ एनरोल्ड एज टीआरपी। कोई पर्सन चाहे अपने आप को टीआरपी रजिस्टर कराना तो वो करा सकता है, प्रोवाइडेड ही होल्ड्स अ ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। वो क्या, उसके लिए क्या करना होगा, उसको एक उसके पास डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए वो, और एनी अदर स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन, इसके अलावा कोई स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन अगर है तो वो उसके पास होनी चाहिए। हाउएवर द फॉलोइंग पर्सन आर इनएलिजिबल फॉर बिकमिंग टीआरपी। इन लोगों को टीआरपी बनने का अधिकार नहीं है। कौन? सीए कैन नॉट बिकम टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं हो सकता। लॉयर टीआरपी नहीं बन सकता। अदर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल या पर्सन टीआरपी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग ओवर क्वालिफाइड है। ये लोग क्या हैं? ओवर क्वालिफाइड है। अब लॉयर लिखना उचित नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप झोला छाप वकील ना समझें, अच्छे वकील की बात करें तो ये लोग ओवर क्वालिफाइड है, ठीक है जी साहब, ओवर क्वालिफाइड है। इसके अलावा भी कोई और प्रोफेशनल यानी सीएस, सीडब्ल्यूए, ये भी चाहे इंजीनियर, वैल्यूअर, ये भी चाहे टीआरपी बनना तो नहीं बन सकते। कंपनसेशन टू टीआरपी, कुछ टीआरपी को मिलता भी है जी साहब, मिलता है। द डिपार्टमेंट पे लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट एज कंसिडरेशन टू टीआरपी। विभाग इनको देता है, डिपार्टमेंट इनको देता है। क्या देता है? कहते हैं 3% ऑफ टैक्स पेड बाय द असेसी। असेसी जो टैक्स पे करेगा उसका 3%, ठीक है ना। और 1,000 रुपए, और 1,000 रुपए विच एवर इज लोअर, ये देता है। विच एवर इज लोअर दोनों में से जो भी हो, यानी 1,000 से ऊपर तो नहीं मिलेगा। जो भी वो टैक्स पे कर रहा है, टैक्स का 3% और 1,000 रुपए विच एवर इज लोअर, ये विभाग उनको देता है। क्यों? आखिर विभाग क्यों रख रहा है उन लोगों को? यही तो ऑब्जेक्ट है विभाग का कि भैया अधिक से अधिक टैक्स आए, अधिक से अधिक टैक्स कलेक्शन आए। तो टीआरपी लोग को इसीलिए रखा जाता है कि भैया जाओ अधिक से अधिक टैक्स कलेक्शन करके ले आओ, क्योंकि टैक्स कलेक्शन पे ही उनका 3% बनेगा और 1,000 रुपए विच एवर इज लोअर। कहते हैं और टीआरपी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मिनिमम कमीशन ऑफ 250 इन टोटल, where the commission received by the department is less than 250, the deficit is payable by the assessee for whom the TRP file the return। तो यहाँ पे बात यह है कि एक भी रिटर्न अगर टीआरपी भरेगा तो कम से कम 250 कमीशन लेने का अधिकार उसको है। एक रिटर्न भी भरेगा तो 250 रुपये तो उसको कम से कम चाहिए, ठीक है। तो 250 में अब जितना विभाग दे दे, वो जो घट गया वो असेसी से ले सकता है। 120 रुपये मान लीजिए विभाग से बना, उसका टैक्स वैक्स पे करा, 120 रुपये बना 3% के हिसाब से, लेकिन जो भी घटा वटा उसका, तो वो पैसा जो है वो 250 माइनस 120, 130 रुपये वो असेसी से लेने का अधिकारी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बताइएगा कितना कितना मिलेगा कंपनसेशन। अब ये भी मैं ही कराऊँ तो उचित नहीं है, पेपर में आना नहीं है, तो आप खुद करेंगे ये, ठीक है। छोटा सा तो एग्जाम्पल है वो। अच्छा, आगे, पर्सन हु कैन नॉट फाइल देयर रिटर्न थ्रू टीआरपी। कौन से पर्सन ऐसे हैं जो टीआरपी के थ्रू रिटर्न नहीं भर सकते? भाई टीआरपी अगर ग्रेजुएट बंदा है, उसको थोड़ा मोड़ा ट्रेनिंग दे के विभाग ने अपॉइंट कर दिया, इतना नॉलेज नहीं होता है। क्यों सीए लॉयर को मना कर रहा है टीआरपी बनने के लिए?
इसलिए तो मना, एक तो भैया हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, टीआरपी बन जाएंगे तो हकीकत बता रहा हूँ, मगर हम भी ठेला रेडी और फेरी वाले हो जाएंगे तो बात ही खत्म हो गई, है ना। तो वो हमें मना करना ठीक भी है, अच्छा कि उन्होंने खुद कह दिया, नहीं तो भैया बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाती है अगर कोई सीए अप्लाई कर देता गलती से भी, तो वो वाली चीज़ है। अगले आगे देखिएगा क्या लिखते हैं, पर्सन हु कैन नॉट फाइल देयर रिटर्न थ्रू टीआरपी। कौन कौन से पर्सन रिटर्न टीआरपी के थ्रू नहीं भर सकते? जो बड़े व्यापारी हैं, सीधी सी बात। तो देखिएगा एक कंपनी या फिर जो जिस पर्सन को ऑडिट करानी है वो टीआरपी से रिटर्न भरवाएगा। ऑडिट करने का एक्सक्लूसिव पावर किसको है? सीए को। सीए ही ऑडिट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो भैया उसको वो टीआरपी का क्या करेगा, उतनी नॉलेज होती नहीं टीआरपी को। और इसके अलावा कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन भी है तो वो भी टीआरपी के थ्रू रिटर्न नहीं भर सकता, क्योंकि टीआरपी को उतनी नॉलेज नहीं होती है। लिखा है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन भरवा सकता है एक्सेप्ट नॉन रेजिडेंट कंपनी और 44 एवी में जिसको ऑडिट कराना हो वो टीआरपी के थ्रू ना रिटर्न भरे, क्योंकि नीम हकीम खतराए जान। जो हकीम सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जो कम पढ़ा लिखा कंपाउंडर से अगर आप ऑपरेशन करा लेंगे तो नुकसान कर जाएगा, ठीक है। तो वही वाली चीज है, बीएएमएस और एमबीबीएस में अंतर होता है, ठीक है साहब। चलो अब आओ सेक्शन 140 की तरफ, वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। रिटर्न का वेरिफिकेशन बड़ी आसान चीजें है ना। रिटर्न का वेरिफिकेशन, जो आप रिटर्न भरते हो वो रिटर्न आप ही ने भरी है। जो रिटर्न आप भरते हैं वो रिटर्न आप ही ने भरी है, ये बात कैसे पता चलेगा? हो सकता है किसी और ने भर दी हो, तो इसलिए उसका वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन होता है तो कौन करता है? वो खुद करता है पर्सन। मेरी रिटर्न है तो मैं खुद वेरीफाई करूंगा, मैं लिखूंगा कि हाँ आई डू हियर बाय कंफर्म दैट मेरे नॉलेज में जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर भरी गई है वो सब सही है। बात समझ में आती है? तो ये बात कौन बोलेगा? अगर इंडिविजुअल की रिटर्न है तो इंडिविजुअल खुद बोलेगा कि मेरे जानकारी में ये सारी जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने ऊपर भरी है वो सही है मेरे नॉलेज में, और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर कोई त्रुटि होती है उसके लिए मैं लायबल हूँ, समझ में आती बात? तो वो खुद रिटर्न को वेरीफाई करेगा। अच्छा, अगर इफ इंडिविजुअल इज मेंटली इनकैपेसिटेट, अगर वो उसको कुछ मेंटली डिस्टर्ब अगर आदमी है वो, तो उसका गार्जियन क्या करेगा? उसके बिहाफ पे वेरीफाई करेगा। अगर इंडिविजुअल अब्सेंट है, इंडिया के बाहर है, तो फिर वो एक एजेंट पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा और वो उसके बिहाफ पे रिटर्न को वेरीफाई करेगा। एनी अदर रीजन, अगर कोई और कारण है तो उसके द्वारा ऑथोराइज एजेंट यानी पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा वो ऑथोराइज करेगा और वो एजेंट रिटर्न को क्या करेगा? वेरीफाई करेगा उसके बिहाफ पे। कहते हैं वेयर द रिटर्न इज वेरीफाइड बाय एन एजेंट, जहां पे एक रिटर्न को वेरीफाई किया जाता है एजेंट के द्वारा यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों जगह पे एजेंट के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। फर्निशिंग पावर ऑफ अटॉर्नी अलोंग विद रिटर्न इज मैंडेटरी, तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी रिटर्न के साथ लगाना जरूरी है। लेकिन एज ऑफ नाउ रिटर्न पेपरलेस जाती है, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आगे आ जाओ। HUF अगर HUF है तो कौन करेगा? कर्ता रिटर्न को वेरीफाई करेगा। अच्छा, अगर कर्ता मेंटली इनकैपेसिटेट है या फिर वो इंडिया में नहीं है, तो फिर कोई भी एडल्ट मेंबर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी फैमिली से वो रिटर्न को वेरीफाई करेगा HUF के बिहाफ पे। अगर कंपनी है तो MD वेरीफाई करेगा। इन केस MD नॉट अवेलेबल, MD अवेलेबल नहीं है तो कोई अदर डायरेक्टर वेरीफाई करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर नॉन रेजिडेंट कंपनी है तो फिर इंडिया के बाहर की वाली कंपनी है तो उसके द्वारा ऑथराइज कोई एजेंट जो इंडिया में हो वो वेरीफाई करेगा। अगर कंपनी लिक्विडेशन में है तो फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर यानी वो पर्सन जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है सारी एसेट को बेच के लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए, वो पर्सन ऑफिशियल लिक्विडेटर, ऑफिशियल असाइनी कहा जाता है, वो पर्सन वेरीफाई करेगा रिटर्न को अगर कंपनी लिक्विडेशन में है तो। कहते हैं वेयर एन एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 7, 9, 10 ऑफ इंडियन बैंकरप्सी कोड 2016, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अगर आपका आईबीसी में केस चल रहा है, बैंकरप्सी कोड में अगर आपका केस चल रहा है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो भी अपॉइंट किया गया है एडजुकेटिंग अथॉरिटी द्वारा वो आपके बिहाफ पे आपकी रिटर्न को वेरीफाई करके चलेगा। आगे सुनिए, पार्टनरशिप फर्म अगर है तो फिर मैनेजिंग पार्टनर जो है वो रिटर्न को वेरीफाई करेंगे, और अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो फिर कोई भी पार्टनर चाहे तो वेरीफाई कर सकता है। LLP की बात करें तो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो आपका रिटर्न को वेरीफाई करेगा, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई भी पार्टनर वेरीफाई कर सकता है। आगे आ जाइए साहब। आगे कहते हैं अगर पॉलिटिकल पार्टी है
बीजेपी कांग्रेस ऐसी कुछ है तो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमित शाह करेंगे रिटर्न को वेरीफाई। लोकल अथॉरिटी है तो प्रिंसिपल ऑफिसर आईएएस अधिकारी होता है बेसिकली। मान लीजिए आपके यहाँ कोई ना कोई होगा, जैसे मैं गोरखपुर रहता हूँ तो गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, लोकल अथॉरिटी है यहाँ की। जो दिल्ली में रहते हैं वहाँ पे क्या है, दिल्ली में क्या है, वो एमसीडी है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, वहाँ पे कोई प्रिंसिपल ऑफिसर कौन होगा, कोई आईएएस अधिकारी होगा, वो रिटर्न को वेरीफाई करेगा। बात समझ में आती है। एनी अदर एसोसिएशन, इसके अलावा कोई एसोसिएशन है तो उसका प्रिंसिपल ऑफिसर, प्रिंसिपल मतलब मुख्य अधिकारी, प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य नहीं समझ रहे हो, प्रधानाचार्य मान लो, मतलब मुख्य अधिकारी, जो भी वहाँ पे मुख्य मेन अधिकारी होगा, ऑफिसर होगा, वो वेरीफाई करेगा। अगर मुख्य अधिकारी अवेलेबल नहीं है तो कोई भी मेंबर करेगा, ठीक है। मुख्य, यहाँ पे एसोसिएशन की बात कर दी। यहाँ मान लीजिए कि कोई एजेपी है, ठीक है ना, एजेपी है, या फिर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही है, एओपी है, बीओआई है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो उसका जो मुख्य अधिकारी होगा वो करेगा। और अगर मुख्य अधिकारी अवेलेबल नहीं होगा तो कोई भी मेंबर एसोसिएशन का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी का जो कोई भी मेंबर चाहे तो रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। एनी अदर पर्सन की बात करूं तो वो खुद करेगा। और अगर वो एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसके बिहाफ पे जो भी पर्सन अब अवेलेबल है उसके बिहाफ पर, जो कॉम्पिटेंट है उसके बिहाफ पे काम कर पाने को, वो वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन का रेट हो गया सेक्शन। अब आते हैं सेक्शन 140A, सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्स। अब क्या है हमारे विभाग में, मतलब हमारे इनकम टैक्स लॉ में क्या है, सेल्फ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। एक कहावत पहले कही जाती थी कि साहब अगर चोर को ही चाबी दे दो तो चोरी नहीं होगी घर में, ठीक है, चोर को ही चाबी दे दो तो चोरी नहीं होगी। अब बताओ, कोई पर्सन मर मर के पैसे कमा रहा है, 100 रुपए कमा रहा है, उसमें से गवर्नमेंट कहती है इसमें 30 रुपए मेरा है, इसमें 30 रुपए मेरा है, 70 रुपया ही तुम्हारा है। अच्छा, वो 30 रुपया गवर्नमेंट मांग रही है तो पर्सन देना चाहेगा या नहीं देना चाहेगा? अगर वो मर मर के कमा रहा है तो आंसर इज वो नहीं देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा। ऑल्दो वो ऐसा नहीं कि आपसे कोई जबरदस्ती तो लिया जा रहा है, लेकिन मतलब आपसे कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है ना, कंपल्सरी हफ्ता वसूली है, वार्षिक वसूली है, कंपल्सरी वसूली है टैक्स आपसे, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव कुछ अलग है। वो पैसा देश के विकास में लगाया जाता है, इसलिए वो देना जरूरी है। बात समझ में आती है? तो आप चाहो या ना चाहो, वो लॉ है, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो 30% गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है, आप चुपचाप दे दीजिए, 70% आपका है, यू एंजॉय, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। तो अब बात होती है कि गवर्नमेंट कहती है भैया लोग देना नहीं चाहेंगे, तो देना नहीं चाहेंगे तो दो चीजें होता है, या तो आप सख्ती कर दो, डंडा मार के निकलवा लो, जैसे दुबई में, सऊदी में, ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत सख्त कानून है, जो बहुत हार्श नियम वाले कंट्रीज हैं वहाँ पे ऐसा होता है, डंडा मार के निकलवा लो, चाइना वाइना, ठीक है। तो या तो वो तरीका है टैक्स वसूली का, या फिर वो तरीका है कि आप लोगों पे भरोसा करो कि साहब चलो तुम अच्छे आदमी हो, तुम खुद ही बता दो कितना टैक्स बनता है, चुपचाप लाकर तुम दे दो, ठीक है, हमको तुम पे पूरा भरोसा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट दूसरे, हमारी गवर्नमेंट क्या, मतलब हम लोग लीनियंट है ना, इंडिया है, हम लोग हर तरीके से फ्लेक्सिबल आदमी है, ठीक है। तो हम लोग लीनियंट है, हम इस चीज़ पे नहीं मानते, गांधी जी के उस पर चलते हैं, हम ये नहीं मानते कि बहुत सख्ती करके, बहुत टाइट होके कुछ किया सकता है। हम कहते हैं चोर को ही चाबी दे दो, वो चोरी नहीं करेगा, खुद ब खुद लाके अपना सेल्फ असेस करेगा टैक्स की लायबिलिटी, और चुपचाप जो उसका टैक्स बनता होगा वो दे देगा, वो बेईमान नहीं है, वो बहुत ईमानदार आदमी है, ठीक है। तो सेल्फ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, एक बात बताऊं आपको, इतना वर्कफोर्स हमारे पास नहीं है, इतने अधिकारी नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि हर एक पर्सन का रिटर्न वो भरवा सके, उसकी टैक्स लायबिलिटी असेस कर सके, इतना पॉसिबल नहीं है, इतने लोग ही नहीं है हमारे पास। समझ रहे हो मेरी बात? ये चीज है। तो ये भी एक बात है, इम्पॉसिबल भी है कि डिपार्टमेंट 100% असेसमेंट करे, ठीक है, इम्पॉसिबल भी है, हर आदमी का असेसमेंट डिपार्टमेंट करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहते हैं असेसी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। असेसी क्या करेगा? खुद ही अपना टैक्स कैलकुलेट करेगा और जो भी बनता है वो पे कर देगा, फिर रिटर्न भरेगा। आफ्टर कंसिडरिंग सब कुछ ध्यान में रखते हुए, एडवांस टैक्स क्या है, टीडीएस कितना है, टीसीएस कितना है, मैट कितना है, एएमटी कितना है, रिलीफ कितना है, 89(1) की रिलीफ, ठीक है, वो कितना है, इंटरेस्ट कितना है, फीस क्या है, सब कुछ देखते हुए खुद ही टैक्स असेस करेगा, पे कर देगा और फिर रिटर्न भरेगा। पहले टैक्स पे कर देगा, फिर रिटर्न भरेगा, ठीक है। जब तक पे नहीं करोगे रिटर्न जाएगी भी नहीं, ठीक, मतलब चली जाएगी, नोटिस आ जाएगा।
इफ देर इज अ शॉर्ट पेमेंट, अगर आपने शॉर्ट पेमेंट किया है, कम पेमेंट किया है टैक्स का, तो सबसे पहले जो अमाउंट आपने जो भी पे किया है, कम पे किया ना, तो जो भी पे किया है वो सबसे पहले फर्स्ट एडजस्ट किया जाएगा टुवर्ड्स फीस। सबसे पहले फीस की तरफ एडजस्ट किया जाएगा, उसके बाद इंटरेस्ट और उसके बाद टैक्स, क्योंकि टैक्स की वसूली तो हम फिर करेंगे आपसे, ठीक है ना। बात समझ में आती है क्या? सबसे पहले फीस की तरफ, फिर इंटरेस्ट, फिर टैक्स, इस क्रम में आपका एडजस्टमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 234A, इंटरेस्ट ऑफ डिले इन फर्निशिंग रिटर्न। आपने रिटर्न भरने में लेट कर दी साहब, आपने रिटर्न भरने में लेट कर दी। अब कहते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, आपने पता बिलेटेड रिटर्न भरी, ड्यू डेट के बाद भरी, ड्यू डेट के बाद भरी तो सब आपके ऊपर ब्याज लगेगा। ऐसे नहीं कि आपने ड्यू डेट के बाद भरी, तो फिर ड्यू डेट का मतलब क्या रह गया? ड्यू डेट के विदिन भरो, कोई आपसे ब्याज नहीं। ड्यू डेट के बाद भरा, कब तक भर सकते हैं? बिफोर कंप्लीशन ऑफ, मतलब असेसमेंट ईयर, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर है वो खत्म हो जाए उससे पहले आप भर सकते हो। तो उस पीरियड में अगर आप रिटर्न भरते हो तो ऐसा नहीं कि भैया तो क्या फायदा, क्यों कोई जल्दी भरे, सब बाद में ही भरेंगे। कहते हैं नहीं, जल्दी भरने के फायदे ये हैं कि आपको ब्याज नहीं लगेगा, और अगर आप लेट करोगे तो ब्याज लगेगा। तो अगर आप रिटर्न बिलेटेड भरते हो, लेट से भरते हो, तो वो अट्रैक्ट इंटरेस्ट अंडर से वो अट्रैक्ट करेगा लेट फीस को, इंटरेस्ट को। देखिए क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A इज अट्रैक्टेड फॉर फेलियर ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम और ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) में वही 31 जुलाई, 30 नवंबर और 30 सितंबर जो डेट दी गई है उसमें अगर रिटर्न ने भरा तो कोई आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आपने रिटर्न भरा तो आपके ऊपर ब्याज लगेगा। इंटरेस्ट इज पेबल वेयर एन असेसी फर्निशेस रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न और डज नॉट फर्निश द रिटर्न। अगर आप रिटर्न भरे ही नहीं तब भी आपके ऊपर लगेगा, जब भी आप भरोगे तब क्या लगेगा? टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ इनकम, टैक्स ले लीजिए। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ TDS TCS सब कुछ करते हुए आप टैक्स लाइबिलिटी निकाल लो, टैक्स कितना देना है वो रख लो, ठीक है। टैक्स रिमेनिंग अनपेड ऑन 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर, 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर, 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर को क्या टैक्स आपका अनपेड बन रहा था वो ले लीजिए, अनपेड, ठीक है। TDS WDS घटा दीजिए, TDS WDS जो आपका कट गया है वो घटा दीजिए। 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर को जो आपका टैक्स अनपेड बन रहा था वो रख लीजिए। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, अगर 1 महीना 10 दिन लगा तो भी 2 महीने का ब्याज लगेगा। बात समझ में आती है? उसको भी पार्ट ऑफ द मंथ को भी फुल मंथ मानेंगे। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, यानी कि साल का 12% का ब्याज आपका लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। पीरियड क्या लेंगे? फ्रॉम नेक्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न भरने की जो ड्यू डेट थी वहां तक आपसे कोई ब्याज नहीं, उसके बाद से चालू हो जाएगा मीटर, और उसके बाद टिल द डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जिस दिन आपने रिटर्न भरी है इसको देख लीजिए कितना महीना आ रहा है, और उतने महीने का 1% और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से आपका ब्याज लगाया जाएगा, जो भी टैक्स अनपेड है उसके ऊपर। अच्छा, अगर मेरी नील की रिटर्न है साहब, मेरी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, तो 234A में ब्याज भी आपका नील हो जाएगा, भले आपने रिटर्न बाद में भरी हो। यानी कि अगर आपकी नील की रिटर्न है, आपकी इनकम, टोटल इनकम आपके 2.5 लाख के नीचे है, यानी आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बननी। अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं बननी, अगर ये 0 है तो फिर 1% लगा लो, अगर यही 0 है तो 1% लगा लो इसका, और जो भी पीरियड है लगा लो, तो आपका नील ही निकल के आएगा, वहां पे आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। हाउएवर एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन डॉक्टर प्रणॉय रॉय, क्रेडिट विल बी गिवन ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स इफ पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक, वैसे इन्होंने क्या बोला, 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर को हम देखेंगे, 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर देखेंगे, ठीक है। तो वहां की बात 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर आप देखेंगे, उस दिन उन्होंने बोला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि साहब अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, खुद ही आपने अपनी ड्यूटी लायबिलिटी निकाली है और आपने टैक्स पे कर दिया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया है, कब तक? अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न फाइलिंग की डेट तक, तो भी आपका 234A नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो सिर्फ उतना ही अमाउंट पे लगेगा जो अनपेड रह गया अप टू द ड्यू डेट ऑफ ROI तक। यानी रिटर्न ऑफ इनकम की जो ड्यू डेट थी 31 जुलाई 30 नवंबर, वहां तक आपने जितना टैक्स पे कर दिया वो घटा दीजिए, जो अनपेड रह गया उसी पे ब्याज लगेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ऑल द लॉ में क्या लिखा था? 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर, बट इसको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं साहब, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक आपने जितना टैक्स पे कर दिया वहां तक कोई ब्याज नहीं लगेगा, जो अनपेड रह जाएगा
अप टू द ड्यू डेट ऑफ ROI तक, उसी पर ब्याज आपका लिया जाएगा। अब बात करते हैं 234F, सेक्शन 234F, फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अब आपसे लेट हो गई है साहब रिटर्न भरने में, तो उसके साथ एक लेट फीस भी लग रही है। देखिए क्या, वेयर अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 फेज टू डू सो विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 139, यानी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ फाइलिंग 31 जुलाई, 30 नवंबर, 30 सितंबर आपने नहीं भरा तो ही शैल हैव टू पे बाय वे ऑफ लेट फीस, एक तरह से पे करना पड़ेगा फॉलोइंग अमाउंट। क्या पे करना पड़ेगा? अगर आपने 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक, 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक पेमेंट रिटर्न भर दी है तो 5,000 रुपये, और अगर 31 दिसंबर के बाद आपने किया है तो 10,000 रुपये आपको लेट फीस लगेगी। हाउएवर इफ टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड 5 लाख, द फीस पेबल शैल नॉट एक्सीड 1,000 रुपीज, तो फिर आपकी 1,000 की ही लेट फीस बनेगी। ठीक है, आपकी लेट फीस जो है वो 1,000 की ही बनेगी। बात समझ में आती है क्या? अगर असेसमेंट ईयर के 31, समझिए बात को, 18-19 कब चालू हुआ सर? 1/4/18 को। कब खत्म हुआ? 31 मार्च 19 को। इसकी रिटर्न कब तक भरनी थी आपको? सपोज कीजिए इंडिविजुअल है तो 31 जुलाई 2019 को भरनी थी। ठीक है साहब, अब आपने लेट कर दिया, तो फिर यहाँ कहते हैं कि अब आपने जब लेट कर दिया साहब तो इंटरेस्ट तो 1% का लगेगा ही। मान लीजिए यहाँ से आपने जब भी भरा, कब तक भर सकते हैं? तो सर 31/3/20 तक भर सकते हैं। तो कहते हैं 31/3/20 तक भर सकते हैं ना, तो अब यहाँ तक आपके ऊपर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट तो लगेगा ही, 234A वाला वो तो लगेगा ही। चूंकि आपने लेट भरा है तो अब यहाँ पे आपकी इनकम देखी जाएगी। अगर आपकी टोटल इनकम जो है TI अगर वो 5 लाख से ऊपर है, 5 लाख से ऊपर है, और आपने रिटर्न कब तक भर दिया? अप टू 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 19 तक भर दिया, यानी उसी साल भर दिया, तो फिर 5,000, और अगर इसके बाद भरा तो 10,000 लगेगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो सिर्फ ये पेनल्टी 1,000 लगेगी। और बल्कि आपको बताऊं, अगर आप रिटर्न फाइल करने के लिए आपको जरूरी ही नहीं है, यानी आपकी वैसे रिटर्न फाइलिंग वहाँ नहीं कह सकते, अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख तक ही है, यानी आपका कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, नील टैक्स लायबिलिटी बनती है आपकी, तो फिर आपके लिए लेट फीस नील लगा करती है, नील फीस लगती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका असेसमेंट प्रोसीजर का टॉपिक खत्म हो जाता है, रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम का भी टॉपिक खत्म हो जाता है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और मेनली आपको इसमें याद ही करना है, और ऐसा बहुत टफ कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, डेट्स हैं, नियम्स हैं बहुत सारे, और बहुत बेसिक सेल्फ रीड जैसा टॉपिक लगा होगा आपको, बहुत आसान टॉपिक था। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।